हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस जबरदस्त मास्टर क्लास में। आज हम 1 मई 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बिल्कुल गहराई से कवर करने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम सेशन नहीं है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एकदम अल्टीमेट टू द पॉइंट एक्सप्लेनर है। बिना किसी इधर उधर की बात के हम सीधा उन फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो बस अपना पूरा अटेंशन स्क्रीन पर रखिए और चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले कल का क्विक रिवीजन, फिर अपॉइंटमेंट्स और स्पेस टेक, उसके बाद डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़, फिर इकोनॉमी और वाइल्ड लाइफ और आखिर में हमारा सुपर फास्ट रैपिड फायर मेगा रिकैप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, कल का क्विक रिवीजन। क्योंकि देखिए, रिवीजन ही सिलेक्शन की असली चाबी है। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये स्टेट पीसीएस और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस है। एकदम रैपिड फायर में देखते हैं। अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से एग्जिट ले लिया है। आरबीआई का मिशन सक्षम किसके लिए है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। एपीडा ने यूपी के पीलीभीत में बासमती ट्रेनिंग सेंटर अनाउंस किया है। आईआरसीटीसी का भारत भूटान टूर न्यू दिल्ली से शुरू हुआ। नीति आयोग का डीपीआई एट 2047 का विजन है कि भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को होता है। बिजनेस रिफॉर्मर 2025 का अवार्ड मिला है एन चंद्रबाबू नायडू को। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ में वोटिंग रोल मिल गया है। नासा का रोमन टेलीस्कोप डार्क मैटर की स्टडी करेगा। यूरोप का पहला इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट फिनलैंड में आ रहा है। और चाइना ने अफ्रीकन रीजन के लिए जीरो टैरिफ पॉलिसी निकाल दी है। ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम रटे होने चाहिए। चलिए, बेहतरीन रिवीजन के बाद अब आते हैं आज की एकदम फ्रेश और हाई यील्ड न्यूज़ पर। हमारा सेकंड सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आज की पहली बड़ी खबर आ रही है एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जो पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपको कहां फंसाएगा, इनके टेन्योर पर। इनका कार्यकाल 5 साल या फिर 67 वर्ष की आयु तक होता है। इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए। ये 5 साल या 67 ईयर्स वाला क्लॉज बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो एनसीएलटी एक क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक बॉडी है। इसका काम है कॉर्पोरेट और इंसॉल्वेंसी के मामलों को सुलझाना। इसे 2013 के कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया था और फाइनली 2016 में इसका गठन हुआ। अब जो स्लाइड आपके सामने है, ये एसएससी और बैंकिंग वालों के लिए सच में एक गोल्ड माइन है। चलिए कुछ क्विक ट्रिक्स से इन्हें याद करते हैं। आईएनबी सेक्रेटरी बने हैं चंचल कुमार। नीति आयोग में 2 बड़े नाम हैं। एडिशनल सीईओ बनी है निधि छिब्बर और वाइस चेयरपर्सन है अशोक लहरी। एनसीबीसी की चेयरपर्सन बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। डीजीसीए के चीफ हैं विक्रम यादव। अब ये वाला सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है संगीता बरवा। पहली महिला है तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं राजकुमार गोयल। सीबीआईसी के चेयरपर्सन विवेक चतुर्वेदी। फसाई के सीईओ रंजीत पुन्ना। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह। हमारे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल और डेप्यूटी एनएसए बने हैं अनीश दयाल सिंह। रॉ के चीफ पराग जैन और एसएसबी के डीजी संजय सिंगल। क्लास के बाद इस लिस्ट को एक बार और पढ़िएगा, ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिन कीजिए, भारत और अमेरिका का एक सैटेलाइट है और वो मेक्सिको सिटी में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है। हम बात कर रहे हैं निसार सैटेलाइट की। इसका फुल फॉर्म दिमाग में छाप लीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपोचर रडार। ये जुलाई 2025 का जॉइंट मिशन है जिसमें एल बैंड और एस बैंड रडार्स लगे हैं जो एनवायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर करते हैं। अब न्यूज़ ये है कि इसी निसार ने डिटेक्ट किया है कि मेक्सिको सिटी की जमीन बहुत तेजी से नीचे धंस रही है, हर महीने 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। और इसका रीजन क्या है? एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, यानी हद से ज्यादा भूजल निकालना। साइंस और एनवायरमेंट का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस की बात करते हैं। वियतनाम के नए प्रेसिडेंट, जिनका नाम तो लाम है, वो 5 से 7 मई 2026 के बीच भारत आ रहे हैं। अप्रैल 2026 में अपॉइंट होने के बाद ये उनका पहला इंडिया विजिट है, तो ये नाम याद रखिएगा। दूसरी न्यूज़ है स्लाइनेक्स 2026 को लेकर। अब इस नाम को रटना नहीं है, बस डिकोड करना है। एसएल से श्रीलंका, आईएन से इंडिया और ईएक्स से एक्सरसाइज। सिंपल। तो ये इंडिया और श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज है जो कोलंबो में हुई। और सबसे क्रूशल पॉइंट, इसमें हमारी इंडियन नेवी की तरफ से किस शिप ने हिस्सा लिया? आईएनएस निरीक्षक। इसे अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए अपनी एनर्जी हाई रखिए, क्योंकि अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर, डिफेंस और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स में इन टॉपिक्स का वेटेज बहुत हाई होता है।
594 किलोमीटर्स। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा रोड नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश के नए गंगा एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36,230 करोड़ रुपए के इस विशाल प्रोजेक्ट का हाल ही में उद्घाटन किया है। इसका स्केल इतना बड़ा है कि जैसे दिल्ली देहरादून कॉरिडोर ने ट्रैवल टाइम आधा कर दिया था, वैसे ही ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के 10-12 घंटे के सफर को कम करके सिर्फ 6 से 7 घंटे कर देगा। अब जरा इस रूट मैप को ध्यान से समझिए। स्टेट पीसीएस वाले सीधे पूछते हैं कि एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरता है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे जो मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। इसका फेज 1 29 अप्रैल को इनॉग्रेट हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा: मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये जिले आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी दिन की, आयुष्मान भारत दिवस, जो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मेन काम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रमोट करना। इस योजना में जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और पेपरलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ स्कीम है। याद रखिएगा, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में 30 अप्रैल का आयुष्मान भारत दिवस बहुत अहम है। इसके 2 मेन पिलर्स हैं, एक तो पीएमजेवाई और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। और जब हम डेज की बात कर ही रहे हैं तो चलिए अप्रैल महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इसे रट लिया तो समझो 1 मार्क पक्का। 1 अप्रैल उत्कल दिवस और आरबीआई फाउंडेशन डे। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर हेल्थ। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग स्मृति दिवस। 14 अप्रैल BR अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल वर्ल्ड लीवर डे। 21 अप्रैल वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे और अभी हमने पढ़ा 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। बस इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो हिस्ट्री मेकिंग है। स्पोर्ट्स की दुनिया में रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक माइलस्टोन है। ये तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। इनका नाम और स्पोर्ट दोनों याद रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस फील्ड में एक जबरदस्त अचीवमेंट है। DRDO ने अग्नि 6 मिसाइल वेरिएंट को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। अग्नि 1 से 5 तो हम जानते ही हैं, अब ये अग्नि 6 हमारी ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला है। चलिए बिना ब्रेक लिए सीधा चलते हैं सेक्शन 4 पर, इकोनॉमी, स्पेस और वाइल्ड लाइफ। अपना फोकस बिल्कुल मत टूटने दीजिएगा क्योंकि ये थोड़े हैवी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो लोग प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल कैलामिटीज से प्रभावित होते हैं, उन कर्जदारों के लिए आरबीआई ने नए डिजास्टर रिलीफ नॉर्म्स जारी किए हैं, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब बैंकों को कस्टमर की एप्लीकेशन का इंतजार नहीं करना होगा, वो खुद अपनी तरफ से तुरंत रिलीफ दे सकते हैं। अब आरबीआई न्यूज़ में है तो इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर बना था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके स्ट्रक्चर में एक गवर्नर होते हैं जो अभी श्री संजय मल्होत्रा हैं और उनके अंडर 4 डिप्टी गवर्नर काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों जगह काम आएगा। और ये स्लाइड भारत की 2 अलग-अलग ताकतों का बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हम स्पेस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डिफेंस में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो रहे हैं। चंद्रयान 5 को देखिए, ये इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का जॉइंट मिशन है। इसरो की टीम हाल ही में जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर गई थी लॉन्च साइट चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें जापान का H3 रॉकेट इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरी ओर DRDO ने अपने दम पर NSM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल खास तौर पर एंटी शिप वॉरफेयर के लिए बनाई गई है, मतलब दुश्मन के जहाज़ों को उड़ाने के लिए। ये दोनों ही डेवलपमेंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही गजब की वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी की कहानी सुनिए। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी का 3500 एकड़ का प्रोजेक्ट वनतारा है, जो दुनिया की पहली वाइल्ड लाइफ और वेटरनरी साइंसेज यूनिवर्सिटी भी है। अब हुआ यह कि साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया में लगभग 80 हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ों को मारने का फैसला लिया गया था। जैसे ही ये खबर आई, भारत के वनतारा प्रोजेक्ट ने कोलंबियाई सरकार को सीधे एक प्रपोजल भेज दिया कि भाई आप इन्हें मारिए मत, हम इन्हें लाइफ लॉन्ग केयर और रेस्क्यू देंगे। मतलब सोचिए, भारत का एक इनिशिएटिव किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के जानवरों को बचाने के लिए आगे आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत प्राउड और इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, एग्जाम में ज्योग्राफी के सवाल वहीं से आते हैं जो देश न्यूज में होते हैं। अब कोलंबिया न्यूज में आ गया है, तो इसका स्टैटिक जीके देख लेते हैं। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो, करेंसी है कोलंबियन पीसो और लैंग्वेज है स्पेनिश। और सबसे जरूरी बात, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं? वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर और पैनामा। अगर कोलंबिया से मैप बेस्ड क्वेश्चन बना तो पक्का यहीं से बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आ गया है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा रैपिड फायर मेगा रिकैप। अगले 1 मिनट में आज का पूरा सेशन आपके दिमाग में छप जाएगा। तैयार हैं? लेट्स गो। एकदम फोकस। एनसीएलटी के नए प्रेसिडेंट अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। निसार सैटेलाइट ने क्या पकड़ा? मेक्सिको सिटी का जमीन में धंसना। वियतनाम के कौन से प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं? तो लाम। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका नेवी के बीच। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर, मेरठ से प्रयागराज। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री। आरबीआई के नए डिजास्टर रिलीफ नॉर्म्स कब से? 1 जुलाई 2026। चंद्रयान 5 की लॉन्च साइट जापान का तानेगाशिमा। और वंतारा ने 80 हिप्पोस को कहां से बचाया? कोलंबिया से। एक्सीलेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सारा डेटा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हो गया होगा। सेशन एंड करने से पहले कल के सवाल का जवाब मैंने पूछा था कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कितने नए जिलों को मंजूरी मिली है। आप में से बहुत लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सही जवाब है 5 नए जिले। नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। लद्दाख में पहले से लेह और कारगिल 2 जिले थे, तो अब इन 5 को मिलाकर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं 7। ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और अब आज का चैलेंजिंग सवाल, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट्स में देना है। सवाल यह है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने किस वनस्पति विज्ञानी को एक AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप बनाने के लिए सम्मानित किया है और उस शानदार ऐप का नाम क्या है? थोड़ा रिसर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। आज के मास्टर क्लास में बस इतना ही। रिवीजन करते रहिए, एकदम फोकस्ड रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगली बेहतरीन क्लास में। टेक केयर एंड जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज के सुपर एनर्जेटिक करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज 2 मई 2026 है और आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत सारे शानदार टॉपिक्स हैं। हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर रहने वाली है, सीधे न्यूज़ रूम से आपके एग्जाम रूम तक। कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कॉन्सेप्ट्स और वो फैक्ट्स जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, किसी स्टेट पीएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आज का इस सेशन आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो पेन और पेपर तैयार रखिए और चलिए डाइव इन करते हैं आज के इस मास्टर क्लास में। एक नज़र डाल लेते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम सेक्शन 1 में कल का रैपिड रिवीजन करेंगे, सेक्शन 2 में स्पेस, टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सेक्शन 3 में कल्चर और इंडिसेस, सेक्शन 4 में गवर्नेंस और हेल्थ पॉलिसीज, सेक्शन 5 में फ्यूचर मिशंस और इम्पोर्टेंट डेज, और आखिर में हमारा फेवरेट फाइनल रीकैप और क्विज। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने दिमाग की थोड़ी डस्टिंग करते हैं और कल के पॉइंट्स का रैपिड फायर रिवीजन लगाते हैं। मन में मेरे साथ साथ रिकॉल करते चलिएगा। कल हमने क्या देखा था? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बिल्कुल सही, जस्टिस अनुपेंद्र सिंह गरेवाल। मेक्सिको सिटी में जो जमीन धंस रही है उसका पता किसने लगाया है? हमारे और नासा के जॉइंट मिशन निसार ने। वियतनाम के प्रेसिडेंट 5 से 7 मई तक भारत आ रहे हैं, तो वहाँ की कैपिटल और करेंसी जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद SLINX 2026, नाम में ही आंसर छुपा है। SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया और EX मतलब एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये मेरठ को प्रयागराज से जुड़ेगा और याद रखिएगा ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। ये 12 का नंबर एग्जामिनर पूछ सकता है। और 30 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया आयुष्मान भारत दिवस। आ रहा है ना सब याद? अब आते हैं रिवीजन के सेकंड पार्ट पर। ये वाला पॉइंट तो किसी भी हालत में मत भूलिएगा। क्रिकेट इतिहास की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है रितिका श्री। इसके बाद DRDO ने अग्नि 6 और शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल NASM-SR को डेवलप कर लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नए डिजास्टर रिलीफ नॉर्म्स अनाउंस किए हैं जो 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। चंद्रयान 5, जिसे हम LUPEX मिशन भी कहते हैं, ये इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA का एक जॉइंट लूनर मिशन है। और फाइनली कोलंबिया से जो हिप्पोज रेस्क्यू किए गए थे उन्हें अब गुजरात के जामनगर में वंतारा एनिमल शेल्टर में रखा गया है। तो चलिए वार्म अप हो गया, अब बढ़ते हैं आज की ताज़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ। सेक्शन 1 स्पेस, टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से साइंस और इकोनॉमी के बहुत तगड़े सवाल बनते हैं।
तो आज की पहली बड़ी खबर आ रही है भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु से। कर्नाटका ने लॉन्च कर दिया है भारत का पहला स्टेट लेवल स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, एग्जाम में वो आपको नेशनल लेवल लिखकर कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये इंडिया का पहला राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल सीओई है। इसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया है। अब आप सोचेंगे कि इसका फायदा क्या है। देखिए, बैंगलोर पहले से ही इसरो का होम ग्राउंड है। इस नए सेंटर का मेन पर्पस है वहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट करना, स्पेस सेक्टर में जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको इंक्यूबेट करना, उन्हें फंडिंग और मेंटरशिप दिलाना। आसान भाषा में समझें तो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब जरा इंटरनेशनल स्पेस अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। रशिया ने अभी हाल ही में अपने नए रॉकेट सोयूज 5 का बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। ये रॉकेट रशिया का है, रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने इसे बनाया है, लेकिन इसका टेस्ट रशिया में नहीं हुआ है। जी हाँ, इसका टेस्ट हुआ है बैकनूर कॉस्मोड्रोम में, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है। ये बैकनूर बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भी यहीं से लॉन्च हुआ था। इस नए रॉकेट में जो इंजन लगा है RD-171MV, ये लिक्विड फ्यूल पर चलता है और दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन्स में से एक माना जाता है। और हाँ, लगे हाथ रशिया का स्टैटिक जीके भी ब्रश अप कर लेते हैं। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तो सब जानते हैं, लेकिन इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखिएगा, मिखाइल मिशुस्टिन। ये नाम अक्सर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप सबने हाईवे पर सफर तो किया ही होगा, है ना। फास्टैग लगने के बाद भी हमें टोल प्लाजा पर गाड़ी धीरे तो करनी ही पड़ती है, बैरियर उठने का वेट करना पड़ता है। लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। भारत ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFS सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये पूरी तरह से बैरियर फ्री और ऑटोमेटेड टोल प्लाजा सिस्टम है। इसे नेशनल हाईवे 48 NH48 पर गुजरात के सूरत और भरूच के बीच 84 टोल प्लाजा पर शुरू किया गया है। लोकेशन अच्छे से रट लीजिए। अब ये काम कैसे करता है? ये सिस्टम फास्टैग की उसी पुरानी RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके स्कैनर्स इतने एडवांस्ड हैं कि आपको गाड़ी रोकने या स्पीड कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल स्पीड में टोल क्रॉस करेंगे और ऊपर लगे स्कैनर्स हवा में ही आपका टैग रीड करके पैसे काट लेंगे। कोई लाइन नहीं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। सेक्शन 2, कल्चर, अवार्ड्स और इंडिसेस। ये वो सेक्शन है जहां से सीधे सीधे वन लाइनर सवाल बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत और नेचर से जुड़े फेस्टिवल की, जिसका नाम है इप्पा पुव्वू पांडुका। अगर आपकी नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसे सिंपली महुआ फ्लावर फेस्टिवल याद रखिए। ये फेस्टिवल तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मनाया जा रहा है और इसे मुख्य रूप से गोंड जनजाति यानी गोंड ट्राइब के लोग मनाते हैं। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए महुआ का पेड़ किसी कल्पवृक्ष से कम नहीं होता। ये उन्हें खाना, दवाइयाँ और कमाई का जरिया सब कुछ देता है। इस फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग महुआ के फूलों को सस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्ट करें, मतलब पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना। इस पूरे इवेंट को वहां की ITDA यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी का भी सपोर्ट मिला हुआ है। तो आपको 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं: महुआ फेस्टिवल, आदिलाबाद तेलंगाना और गोंड ट्राइब। अब आते हैं 2026 के टॉप अवार्ड्स पर। ये लिस्ट दिखने में बड़ी लग सकती है, लेकिन हम इसे स्मार्टली याद करेंगे। सबसे पहले व्हिटली अवार्ड, जिसे पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ये मिला है प्रवीण शेख को। क्यों? क्योंकि उन्होंने चंबल नदी के इलाके में इंडियन स्किम्बर्स नाम के दुर्लभ पक्षियों को बचाने के लिए बहुत काम किया है। फिर देखिए, यंग ग्लोबल लीडर बने हैं आर्थर लोएब। वाइल्ड लाइफ का मछली अवार्ड मिला है अनीता चौधरी को। लिटरेचर में नेशनल बुक क्रिटिक का सम्मान अरुंधति रॉय को दिया गया है। स्पोर्ट्स में हमारी स्टार शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर चुना गया है। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा सम्मान एबेल प्राइज मिला है जोल फिल्डिंग को। साहित्य की बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड R वैरामुथु को और सरस्वती सम्मान बंगाली लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को मिला है। पानी बचाने के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज कवि मधानी को। और आखिर में कर्नाटक म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड संगीता कलानिधि जयंती कुमारेश ने जीता है। इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स में लिख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रीन पर बस एक नंबर लिखा है 157। ध्यान से देखिए इसे। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या है? ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर हमारी एक बहुत ही क्रिटिकल रैंकिंग है। 2025 में हम 151 पर थे और अब 2026 में हम स्लिप होकर 157 पर आ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। भारत की नई रैंक है 157, टोटल 180 देशों में से। अब इस इंडेक्स का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, इसे पब्लिश कौन करता है? इससे निकालती है कि इंटरनेशनल संस्था जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF।
नंबर 1 पर कौन है? तो हमेशा की तरह नॉर्वे ने अपनी नंबर 1 की पोजीशन बचाकर रखी है। सेकंड पर नीदरलैंड्स और थर्ड पर एस्टोनिया है। और सबसे लास्ट यानी 180वें नंबर पर है अफ्रीकन देश एरिट्रिया। एक और फैक्ट याद रखिएगा, कल ही यानी 3 मई को पूरी दुनिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करती है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। इंडिया की रैंक तो 157 है, लेकिन क्या किसी को पता है कि 100 में से हमारा एग्जैक्ट स्कोर क्या है? मुझे कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सेक्शन 3 गवर्नेंस एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स, सरकार की नई पॉलिसीज और हेल्थ सेक्टर के बड़े अपडेट्स। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के फ्रंट पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत और इटली ने नई दिल्ली में 2026-2027 के लिए एक बायलैटरल मिलिट्री कॉपरेशन प्लान एक्सचेंज किया है। इस मीटिंग को लीड किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री ग्विडो क्रोसेटो ने। अब देखिए, इटली के साथ हमारे डिफेंस टाइज का मजबूत होना यूरोपियन डिफेंस मार्केट में भारत की बढ़ती पैठ को दिखाता है। एग्जाम्पल्स पर्सपेक्टिव से आपको बस 2 चीजें याद रखनी है। ये अग्रीमेंट किन 2 देशों के बीच हुआ है, भारत और इटली, और इसका टाइम फ्रेम क्या है, 2026-2027। बस इतना ही पूछा जाएगा। चलिए अब इकोनॉमी का एक बहुत ही शानदार और मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझते हैं। गिग वर्कर्स और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बीच क्या डिस्टिंक्शन है? आप में से बहुत से लोग इसे एक ही समझते होंगे, राइट? पर ऐसा नहीं है। देखिए, गिग वर्कर्स एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है। इसमें कोई भी फ्रीलांसर, प्लम्बर या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आ सकता है जो टेम्परेरी या प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करता है। लेकिन गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स इसी का एक स्पेसिफिक हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या एप्स के जरिए काम पाते हैं, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ऊबर या ओला के डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवर्स। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कर्नाटका सरकार ने हाल ही में स्पेशली इन्हीं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए IPGRS यानी इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लॉन्च किया है। ये भारत का पहला ऐसा पोर्टल है जहां ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स अपनी शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे इनोवेशन की जिस पर पूरे भारत को गर्व है। भीष्म BHISHM क्यूब्स। ये भारत सरकार के आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एन मैत्री। अब ये है क्या? इमेजिन कीजिए एक पोर्टेबल मॉड्यूलर मेडिकल क्यूब। देखने में एक डिब्बे जैसा, लेकिन जैसे ही आप इसे खोलेंगे ये अपने आप में एक मिनी अस्पताल बन जाता है। डिजास्टर या इमरजेंसी के टाइम पर इसे तुरंत दुनिया के किसी भी कोने में एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा सकता है। एक सिंगल भीष्म क्यूब में इतना मेडिकल सप्लाई और इक्विपमेंट होता है कि वो तुरंत 200 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज कर सकता है। ये सिर्फ एक मेडिकल टूल नहीं है, बल्कि ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की उस फिलॉसफी को दिखाता है जहां हम मुश्किल वक्त में दुनिया के काम आते हैं। ज्योग्राफी और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अपडेट है। 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत सरकार ने 2 आधिकारिक रूट्स फाइनल किए हैं। पहला रूट जाता है लिपुलेख पास से, जो उत्तराखंड में है, और दूसरा रूट है नाथुला पास, जो सिक्किम में है। एग्जामिनर अक्सर इन माउंटेन पासेस की लोकेशन पूछता है, तो इन्हें मैप पर अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। लिपुलेख उत्तराखंड में और नाथुला सिक्किम में। इस पूरी यात्रा में लगभग 21 से 23 दिन का समय लगता है। अब एक और फंसाने वाला पॉइंट, इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कौन करता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री करती होगी, लेकिन नहीं, इसे ऑर्गेनाइज करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय। क्यों? क्योंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत चीन के हिस्से में आता है, इसलिए वहाँ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम का एक क्लासिक ट्रैप दिखाता हूँ जहाँ अच्छे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 रिलीज हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसे किसने रिलीज किया है, तो ऑप्शंस में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पक्का होगा और बहुत से लोग वही टिक कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज किया है, रूरल डेवलपमेंट नहीं। इस इंडेक्स का काम क्या है? ये हमारी ग्राम पंचायतों को इवैल्यूएट करता है कि वो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs को कितनी अच्छी तरह से जमीन पर उतार रही हैं। इस बार की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की 3635 ग्राम पंचायतों ने इतना बेहतरीन काम किया है कि उन्हें फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। सेक्शन 4 फ्यूचर मिशंस एंड इम्पोर्टेंट डेज। चलिए देखते हैं आने वाले समय में स्पेस में क्या होने वाला है। 1 मई की तारीख इतिहास में कई वजहों से दर्ज है। सबसे पहले इस दिन पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेबर डे यानी मजदूर दिवस मनाती है। इस साल की थीम बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी है, इंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोसोशल वर्किंग एनवायरनमेंट यानी काम की जगह पर एक स्वस्थ मनोसामाजिक वातावरण सुनिश्चित करना। आजकल मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो ये थीम बहुत रेलेवेंट है।
इसके अलावा 1 मई 1960 को ही बॉम्बे स्टेट से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र 2 नए राज्य बने थे, इसलिए ये दोनों राज्य अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। और स्पोर्ट्स से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। हमारे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को एक बिल्कुल नए और अनोखे खेल फॉर्मूला 1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ई स्पोर्ट्स और सिमुलेशन रेसिंग भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। और अब बात उस मिशन की जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, मिशन गगनयान। इसरो ने इसका पूरा रोड मैप क्लियर कर दिया है। 2026 में इसरो कई सारे अनक्रूड यानी बिना इंसानों वाले टेस्ट मिशंस करेगा। इन मिशंस में हमारे सबसे पावरफुल और भरोसेमंद रॉकेट, जिसे हम प्यार से बाहुबली भी कहते हैं, यानी LVM-3 का इस्तेमाल होगा। फिर आएगा वो ऐतिहासिक साल 2027, जब भारत पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को, जिन्हें हम गगननॉट्स कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में भेजेगा। और दोस्तों, जिस दिन ये मिशन सक्सेसफुल होगा, भारत अपनी ताकत से बिना किसी दूसरे देश की मदद के इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक ये कारनामा सिर्फ 3 देशों ने किया है, USSR, रूस, USA और चीन। गगनयान को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमारा पहला बैच स्पेस में जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के एलीट टेस्ट पायलट्स होंगे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसरो अब फ्यूचर की तैयारी कर रहा है। सेकेंड बैच के लिए इसरो 10 नए कैंडिडेट सिलेक्ट करने जा रहा है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये 10 लोग मिलिट्री से नहीं होंगे। इस सेकेंड बैच में 6 मिलिट्री पायलट्स होंगे, लेकिन 4 सिविलियंस यानी आम नागरिक भी होंगे। ये सिविलियंस वो लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स में होगा। इसका मतलब है कि अब सिर्फ टेस्ट पायलट्स ही नहीं, बल्कि हमारे टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी सीधे स्पेस में जाकर एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। तो चलिए, अब वक्त है आज की पूरी क्लास को आपके दिमाग में परमानेंटली सेव करने का। 30 सेकंड का सुपरफास्ट रीकैप स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका ने खोला भारत का पहला स्टेट लेवल स्पेस टेक COE। रशिया ने टेस्ट किया अपना पावरफुल सोयूज 5 रॉकेट। NH-48 पर शुरू हुआ भारत का पहला बिना बैरियर वाला MLFF टोल सिस्टम। तेलंगाना के आदिलाबाद में ट्राइब्स ने मनाया महुआ फेस्टिवल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई 157। भारत और इटली ने 2026-27 के लिए डिफेंस प्लान एक्सचेंज किया। इमरजेंसी में जान बचाने के लिए भारत का आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब। और गगनयान के सेकंड बैच में मिलिट्री के साथ सिविलियंस भी जाएंगे अंतरिक्ष में। बूम! आज का पूरा चैप्टर आपके टिप्स पर। और आखिर में हमारा सबसे इंटरैक्टिव सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है N अलम यूसुफ। इन्हें न्यूफाइट ID नाम का ऐप बनाने के लिए WWF नेचर कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया, वेल डन। अब आज का सवाल ध्यान से सुनिए। विक्रम 1 रॉकेट किस भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनी ने बनाया है और उस कंपनी का हेडक्वार्टर किस शहर में है? इसका जवाब मुझे अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। भारत जिस तेजी से स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, प्राइवेट कंपनियों का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। आप सभी की मेहनत और डेडिकेशन को मेरा सलाम। इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए और अपने गोल्स के करीब पहुंचते रहिए। आज की इस मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद शानदार और हाई यील्ड करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में। आज हम 4 मई 2026 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। हम एक एक लाइन, एक एक फैक्ट को डीपली समझेंगे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज का ये सेशन आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर बनने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरे फोकस और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के हमारे एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम करेंगे प्रीवियस डे रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस की है। उसके बाद हम कवर करेंगे इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स, फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अवार्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डेज, और आखिर में एक जबरदस्त रैपिड फायर रीकैप, जिससे सब कुछ यही क्लास में याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जो है प्रीवियस डे रिवीजन। कल के फैक्ट्स को जल्दी से दिमाग में रिफ्रेश कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कर्नाटका ने बेंगलुरु में इंडिया का पहला स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, और साथ ही गिग वर्कर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी स्टार्ट किया है। दूसरी तरफ रशिया ने बाइकोनोर काजाख्स्तान में अपना नया सोयूज 5 रॉकेट टेस्ट किया। अगर हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल हाईवे 48 पर देश का पहला बैरियर फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा शुरू हुआ है। और हाँ, पोर्टेबल मेडिकल एड सिस्टम आरोग्य मैत्री को भी कल हमने डिटेल में समझा था। डिफेंस सेक्शन में इंडिया और इटली के बीच एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ है।
और अब सबसे क्रूशियल फैक्ट, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज करता है। इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने, सबसे लास्ट पोजीशन पर है एरिट्रिया और हमारा इंडिया है 157th रैंक पर। इस 157 नंबर को दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कुछ और प्रीवियस डे फैक्ट्स देखते हैं। आईआपा पांडोगा, जो कि एक ट्रेडिशनल महुआ फ्लावर का सेलिब्रेशन है। फिर हमने देखा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त के बीच 2 मेजर रूट से होगी, पहला उत्तराखंड के लिपुलेख पास से और दूसरा सिक्किम के नाथुला पास से। ज्योग्राफी के मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इन दोनों पासेस को हाईलाइट कर लीजिए। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 ग्राम पंचायत को उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पर इवैल्यूएट करता है। 1 मई को लेबर डे, गुजरात डे और महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। स्पोर्ट्स में याद रखिए, क्रिकेटर श्रेयस अय्यर F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन के एम्बेसडर बने हैं। स्पेस में इसरो का गगनयान मिशन काफी चर्चा में है, जिसमें बात हो रही है कि फ्यूचर में सिविलियंस को भी स्पेस में ले जाया जा सकेगा। और हाँ, हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर था कि इसरो की लैंड मैपिंग डायरेक्टली ग्राम पंचायत को एम्पावर करने के लिए यूज की जा रही है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं आज के फ्रेश करंट अफेयर्स पर। सेक्शन 2 इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स। आज काफी सारे बड़े चेंजेस हुए हैं। इन 2 बेहद इंपॉर्टेंट हैवी वेट अपॉइंटमेंट्स को बहुत ध्यान से समझिए। लेफ्ट साइड देखिए, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD बने हैं रवि के। इन्होंने DK सुनील को रिप्लेस किया है। याद रखिए, HAL की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक महारत्ना कंपनी है। महारत्ना स्टेटस मिलना किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं रोहित जैन। इनका टर्म 3 साल का होगा और इन्होंने T रविशंकर को सक्सीड किया है। आपको पता ही होगा, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। ये दोनों नाम HAL के रवि के और RBI के रोहित जैन आज ही आपके नोट्स में टॉप पर होने चाहिए। अब लिस्ट पर आते हैं। इन नेम्स को हमें एक साथ मेमोरी में फिट करना है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO बने हैं संजय जमवार। देखिए दोस्तों, जहां भी फर्स्ट या पहला लग जाए वो क्वेश्चन एग्जाम पेपर सेटर का फेवरेट बन जाता है। आगे देखिए, नीति आयोग में एक पूरा रिशफल देखने को मिला है। नई CEO बनी है निधि छिब्बर, नए वाइस चेयरमैन हैं अशोक लहरी और 2 नए फुल टाइम मेंबर्स ऐड हुए हैं, R बालासुब्रमण्यम और जोराम आन्या। नीति आयोग के ये चारों नाम सीधा आपके एग्जाम में MCQ बनकर आएंगे। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की नई चेयरपर्सन बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। DGCA, जो हमारे एविएशन सेक्टर को देखता है, उसके चीफ बने हैं वीर विक्रम यादव। और एक और बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई है यहाँ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है संगीता बरुआ। ये संगीता बरुआ जी का नाम आप डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में देखने वाले हैं, इसको रट लीजिए। अपॉइंटमेंट्स के इस दूसरे पार्ट में देखिए, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी CIC में राजकुमार गोयल आए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के चेयरमैन बने हैं विवेक चतुर्वेदी। FSSAI के नए CEO हैं राजित पानहानी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह को बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA के डिप्टी बने हैं अनीश दयाल सिंह। सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं संजय सिंघल। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नई हेड विजया राहतकर हैं। अब इन 2 नामों पर एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा। 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो गोवा में होता है, उसके फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं वेल नोन बॉलीवुड डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, जिन्हें INB मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली अपॉइंट किया है। और दूसरा, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA का चार्ज लिया है अनुग्रह नारायण दास ने। MSME मिनिस्ट्री के नए सेक्रेटरी बने हैं भारत खेरा। मुझे पता है ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, पर टेंशन मत लीजिए। क्लास के एंड में हम इनका एक सुपरफास्ट रैपिड रिविजन करेंगे और ये सब आपके दिमाग में छप जाएगा। अब थोड़ा नेम्स और अपॉइंटमेंट्स से आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्रूशियल अपडेट्स। सबसे पहला अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस रखता है। हम बात कर रहे हैं रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट की। एक रीसेंट स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि ये राइटिंग सिस्टम यूरोपियन लोगों के आने से भी पहले से ईस्टर आइलैंड पर एग्जिस्ट करता था। अब ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि ये ईस्टर आइलैंड आखिर है कहाँ। ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है और लीगली ये साउथ अमेरिकन कंट्री चिली से एसोसिएटेड है। तो एक सिंगल एंशिएंट स्क्रिप्ट की डिस्कवरी की वजह से पूरे आइलैंड की हिस्ट्री और पैसिफिक ओशन का मैपिंग एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो गया। अब ध्यान दीजिए एक बहुत ही शानदार कल्चरल अमालगमेशन पर। इसका नाम है पद्माडोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव। इसे डोनर मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव की खासियत क्या है? दरअसल इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अहिंसा सिल्क को मध्य प्रदेश की ट्रेडिशनल चंदेरी वीविंग स्टाइल के साथ कंबाइन किया जा रहा है।
अहिंसा सिल्क का मतलब पता है आपको? ये वो सिल्क है जिसे एक्सट्रैक्ट करते वक्त किसी भी रेशम के कीड़े यानी सिल्क वॉर्म को मारा नहीं जाता। ये एनवायरनमेंट और हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज दोनों को प्रमोट करने का एक मास्टर स्ट्रोक इनिशिएटिव है। रीजनल ज्योग्राफी की तो बहुत प्रोमिनेंट लोकेशंस अभी न्यूज़ में हैं। पहला है कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी उड़ीसा में लोकेटेड है और हाल ही में यहाँ बलीगुड्डा फॉरेस्ट डिवीजन में पोचर्स यानी शिकारियों को पकड़ा गया था, जिस वजह से ये न्यूज़ में आई। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? आंसर होगा उड़ीसा। दूसरा मेजर अपडेट लक्षद्वीप से है, जो पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली स्पॉटलाइट में है। यहाँ इंडिया की पहली कमर्शियल सीप्लेन सर्विस शुरू होने जा रही है और इसे ऑपरेट करेगा स्काई होप एविएशन। टूरिज्म, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये लक्षद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। चलिए अब आते हैं हमारे डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्शन पर। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि हम हाई टेक इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात करने वाले हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1500 किलोमीटर, ये किसी आम गाड़ी का माइलेज या रोड ट्रिप का डिस्टेंस नहीं है। ये इंडिया की न्यूली टेस्टेड लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की मैसिव रेंज है और इसकी स्पीड सुन के तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। ये मैक 5 के भी ऊपर ट्रैवल करती है। मैक 5 का मतलब समझते हैं? साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज, आवाज से 5 गुना तेज स्पीड और 1500 किलोमीटर की रेंज। ये डिफेंस कैपेबिलिटी इंडिया को ग्लोबली एक बिल्कुल नई और एलीट लीग में खड़ा कर देती है। और अब एक प्राइड वाला नंबर 100। इंडिया ने ऑफिशियली अपनी 100वीं यानी 100th वंदे भारत ट्रेन सेट को सक्सेसफुली रोल आउट कर दिया है। ये एक 16 कोच वाली चेयर कार ट्रेन है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ये है कि इसे बनाया कहाँ गया है। इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से रोल आउट किया गया है। तो एग्जाम के लिए शॉर्टकट ट्रिक यही है, 100th वंदे भारत इक्वल टू मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। ये इंडियन रेलवेज के लगातार बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, अवार्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज। ये सेक्शन ह्यूमन अचीवमेंट्स और कैलेंडर मार्कर्स से भरा हुआ है। ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको सच में इंस्पायर करेगी। रांची के रहने वाले सिर्फ 7 साल के बच्चे ईशांत सिंह ने पाल्क स्ट्रेट को स्विम करके क्रॉस किया है और हिस्ट्री बना दी है। इस टाइमलाइन को देखिए। उन्होंने श्रीलंका के तलेम मनार से अपना स्विम स्टार्ट किया और लगभग 29 किलोमीटर स्विम करके 9 घंटे 50 मिनट में इंडिया के धनुषकोडी पहुंच गए। पाल्क स्ट्रेट के रफ वाटर्स को क्रॉस करना बड़े बड़े प्रोफेशनल स्विमर्स के लिए मुश्किल होता है, पर इस छोटे से 7 साल के बच्चे ने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। अ ट्रू इंस्पिरेशन। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल अवार्ड की, विटली अवार्ड्स 2026। भाई इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे विटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। इस साल 2 प्रोमिनेंट भारतीय नाम सामने आए हैं, प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा। जब भी किसी इंडियन को ग्रीन ऑस्कर जैसा बड़ा एनवायरमेंटल अवार्ड मिलता है ना, वो ऑटोमेटिक एग्जाम पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। इन दोनों नामों प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा, इनको अपनी मेमोरी में एकदम फ्रीज कर लीजिए। चलिए कुछ और मेजर अवार्ड्स फटाफट कवर करते हैं। यंग ग्लोबल लीडर 2016 बने हैं आर्थर लो। लिटरेचर की बात करें तो अरुंधति रॉय को नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड मिला है। स्पोर्ट्स में देखिए, बिना हाथों के तीर चलाने वाली हमारी चैंपियन शीतल देवी बन गई हैं पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। इनका नाम तो आपने डेफिनेटली सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। साहित्य के क्षेत्र में आते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है आरवी वैरामुथु को और सरस्वती सम्मान दिया गया है रामकुमार मुखोपाध्याय को। इनमें से अरुंधति रॉय और शीतल देवी का नाम किसी ना किसी एग्जाम पेपर में डेफिनेटली हाईलाइट होगा। अब कैलेंडर के इन इंपॉर्टेंट डेट्स पर एक नजर डालते हैं। मई मंथ की शुरुआत काफी एक्शन पैक्ड होती है। 1 मई को हम सब ने मनाया इंटरनेशनल लेबर डे और इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी होता है। 2 मई को होता है वर्ल्ड टूना डे, जो समुद्री मछली टूना के कंजर्वेशन और उसकी इंपॉर्टेंस के लिए जागरूकता फैलाता है। और 3 मई, जैसा कि हमने आज सेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इस दिन होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। एक लॉजिकल सीक्वेंस में याद रखिए, पहले लेबर आए, फिर ट्यूना कंजर्वेशन और फिर प्रेस की आज़ादी। और अब वक्त आ गया है सबसे हाईली रिक्वेस्टेड सेक्शन का, सेक्शन 6, रैपिड फायर रिवीजन। चलिए, जो भी आज हमने पढ़ा है उसे दिमाग में परमानेंटली लॉक करते हैं। मेरे साथ फटाफट माइंड में कनेक्ट करते जाइए। दोस्तों, HAL के नए CMD बने रवि के त्यागी, RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन, नीति आयोग में 2 नए फुल टाइम मेंबर्स आए हैं, R बालासुब्रमण्यम और जोरम अन्या। IFFI के नए फेस्टिवल डायरेक्टर कौन बने? फेमस फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिका। नए CGDA बने हैं अनुग्रह नारायण दास और MSME सेक्रेटरी का पद संभाला है भारत खेरा ने। एक्सीलेंट। लेट्स फिनिश दिस स्ट्रॉन्ग। रोंगो स्क्रिप्ट वाला ईस्टर आइलैंड कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? उड़ीसा में। पद्मा डोरी इनिशिएटिव किसका है? डोनर मिनिस्ट्री का, जिसमें अहिंसा सिल्क यूज हो रहा है।
100th वंदे भारत कहाँ से निकली? रायबरेली से। पार्क स्ट्रेट क्रॉस करने वाला साहसी 7 साल का बच्चा कौन? ईशांत सिंह। इंडिया की नई हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्या है? 1500 किलोमीटर। ग्रीन ऑस्कर यानी विटली अवार्ड किसको मिला? प्रवीण शेख और बारखा सुब्बा को। पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस कहाँ आएगी? लक्षद्वीप में। और वर्ल्ड टूना डे कब होता है? 2 मई को। ब्रिलियंट रिकैप एवरीवन, मजा आ गया। और अब सेशन के बिल्कुल एंड में आप सभी हार्ड वर्किंग फोकस्ड लर्नर्स के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? एनसीएलटी का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? इसका आंसर आप सभी को ढूंढना है और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस हाईली डिटेल्ड और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के इस प्रीमियम करंट अफेयर्स विस्तृत विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का हमारा ये सेशन पूरी तरह से हाई डेंसिटी और नो फ्लफ होने वाला है। यानी इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा फोकस आपके एग्जाम पर। हम हर एक न्यूज़ और फैक्ट को इतनी गहराई से डिकोड करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो अपना पूरा टेंशन बनाए रखिए, क्योंकि आज का ये जो एक्सप्लेनर है ना, ये आपके सिलेक्शन के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले आज के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत हम करेंगे प्रीवियस क्लास रिवीजन से। उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स में, फिर साइंस, टेक एंड हेल्थ के क्रूशल अपडेट्स। इसके बाद हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स और नेशनल न्यूज़, फिर 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट्स का एक क्विक ओवरव्यू, और लास्ट में हमारा सबसे फेवरेट रैपिड फायर एग्जाम रिवीजन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, प्रीवियस क्लास क्विक रिवीजन। आपको तो पता ही है, एग्जाम में रिटेंशन के लिए पुराना पढ़ा हुआ याद रखना कितना जरूरी है। तो चलिए फटाफट अपना प्रायर नॉलेज एक्टिवेट करते हैं। इन हाई यील्ड वन लाइनर्स को ध्यान से सुनिएगा, ये एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD बने हैं श्री रवि के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नए डेप्यूटी गवर्नर आए हैं रोहित जैन। और हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, RBI गवर्नर अभी भी संजय मल्होत्रा जी ही हैं। इसके बाद नीति आयोग में 2 फुल टाइम मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं, R बालसुब्रमण्यम और जोराम आनिया। ज्योग्राफी के नजरिए से देखें तो हाल ही में न्यूज में रहा ईस्टर्न आइलैंड पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में है। कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीधा मार्क कीजिएगा ओडिशा। और पद्मोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डोनर और NEHHDC का जॉइंट एफर्ट है। अब इन क्रूशल पॉइंट्स पर आते हैं, इन्हें बिल्कुल रट लीजिए। 100 वंदे भारत ट्रेनें रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बनकर तैयार हुई हैं। एक बहुत ही इंस्पायरिंग न्यूज़ है। रांची के सिर्फ 7 साल के ईशांत सिंह पार्क स्ट्रेट को पार करने वाले सबसे कम उम्र के स्विमर बन गए हैं। डिफेंस में लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का जो टेस्ट हुआ है ना, उसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा है और रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। ये 1500 का नंबर आपको याद रखना है। एनवायरनमेंट के लिए विटली अवार्ड 2026 प्रवीण शेख को इंडियन स्किमर्स के लिए और बरखा सुब्बा को हिमालयन सैलामांडर के कंजर्वेशन के लिए मिला है। 57वें IFI गोवा के फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं आशुतोष गोवारीकर। CGDA का चार्ज अनुग्रह नारायण दास के पास है और MSME सेक्रेटरी बने हैं भारत खेरा। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है और भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस लक्षद्वीप में शुरू हुई है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स। अब हम आज के कोर करंट अफेयर्स पर आते हैं, जो सीधा हमारे स्ट्रेटेजिक और नेशनल अपडेट से जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 की। 4 से 6 मई के बीच ये कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किसने किया? इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न और सेंट्रल कमांड ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM के साथ मिलकर। अब इसकी थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, रक्षा त्रिवेणी संगम, वे टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सॉलिड कन्वर्ज। देखिए, त्रिवेणी संगम का मतलब ही है प्रयागराज, 3 नदियों का मिलन। और यहाँ किन 3 चीज़ों का मिलन हो रहा है? डिफेंस इनोवेशन, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत का। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इस थीम का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अब इस जियोपॉलिटिकल इश्यू को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। नेपाल ने हाल ही में भारत के कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर ऑफिशियली ऑब्जेक्शन किया है। ये यात्रा जून से अगस्त के बीच होनी है। हमारे पास इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला सिक्किम में नाथुला पास से और दूसरा उत्तराखंड से लिपुलेख पास होते हुए। नेपाल का ऐतराज किस पर है? लिपुलेख पास पर। क्यों? इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा।
1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली के बेसिस पर नेपाल कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना क्लेम करता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी वाले स्पेशली ये ज्योग्राफी याद रखें, नाथुला सिक्किम में है और लिपुलेख उत्तराखंड में। $70 बिलियन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। एडीबी ने एशिया के लिए ये $70 बिलियन का नया मेगा प्लान अनाउंस किया है। इसका मोटिव क्या है? इसका सीधा सा लक्ष्य है एशिया में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। एग्जाम में सीधा सवाल आएगा कि 70 बिलियन का ये मेगा प्लान किसका है, तो आपका आंसर होगा एडीबी। अब आते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पर। इसे अमेरिका ने लॉन्च किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है? अपने दिमाग में मैप इमेजिन कीजिए। ये पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। इसके ऊपर की तरफ ईरान है और नीचे की तरफ ओमान। दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लोबल ऑयल इसी संकरे से रास्ते से होकर गुजरता है। तो अमेरिका का ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ना, इसका मेन मकसद ही यही है कि इस क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट को सिक्योर किया जाए और रीजनल थ्रेट्स, खासतौर पर ईरान की तरफ से जो टेंशन होती है, उसे काउंटर किया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 साइंस, टेक एंड हेल्थ की तरफ। आपको पता ही है आजकल एग्जाम्स में टेक टर्म्स और हेल्थ गाइडलाइंस कितने हैवी हिटर्स साबित होते हैं। यहाँ हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स का कंपैरिजन करेंगे। पहला है कॉस 52 सैटेलाइट, जिसे साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। कॉस का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट एडवांस्ड सैटेलाइट सीरीज और इसका काम है हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब इसके अगेंस्ट दूसरा सैटेलाइट देखिए, ऑप्टोसार सैटेलाइट। ये अपने आप में एक गेम चेंजर है क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसे गैलेक्स आई ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट है, मतलब एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। इसमें ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR दोनों टेक्नोलॉजीज का कॉम्बो है। इसका फायदा ये है कि चाहे रात हो, दिन हो या आसमान में घने बादल हों, ये सैटेलाइट बादलों के पार भी बिल्कुल क्लियर ऑब्जर्वेशन कर सकता है। इसे डिफेंस, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज किया जाएगा। ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स का एक परफेक्ट मिक्सचर है मायोन वोल्केनो। ये दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है और हाल ही में इसमें एक बड़ा इरप्शन हुआ है। लोकेशन क्या है इसकी? फिलीपींस। अब फिलीपींस न्यूज़ में आ गया तो इसका एक क्विक स्टैटिक जीके ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। कैपिटल है मनीला, लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश और फिलिपिनो चलती है, करेंसी है फिलिपीन पीसो और प्रेसिडेंट है बोंगबोंग मार्कोस। और हाँ, एक रीसेंट एग्जाम इनसाइट भी आपको दे दूं, फिलीपींस अभी हाल ही में PEFC सिलिका का सबसे नया मेंबर बना है। तो करंट को ऐसे स्टैटिक्स से जोड़कर पढ़ेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगे। अब हेल्थ सेक्टर का ये बड़ा अपडेट देखिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK को पूरी तरह से रिवैम्प कर दिया है। पहले इसका फोकस सिर्फ 4 Ds पर था, यानी डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीजेस, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंटल डिलेज। लेकिन अब इसका स्कोप बढ़ाकर 0 से 18 साल के बच्चों तक कर दिया गया है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि अब इसमें ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों को भी जोड़ दिया गया है। सरकार ने एक नई चाइल्डहुड डायबिटीज मैनेजमेंट गाइडलाइन इशू की है, जिसके तहत कम्युनिटी और स्कूलों में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दी गई है और जिन बच्चों में डायबिटीज डायग्नोज होगी उनके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का पूरा एक्शन प्लान इस इनिशिएटिव का हिस्सा है। ऑलराइट, अपनी एनर्जी को हाई रखिए क्योंकि अब हम शिफ्ट कर रहे हैं सेक्शन 4 पर, अपॉइंटमेंट्स एंड नेशनल न्यूज़। हाल ही में कई बड़े पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं और नेशनल लेवल पर काफ़ी कुछ हुआ है। चलिए इसे कवर करते हैं। ये न्यूज़ तो हम सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। भारत ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमने सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल फ्लैग पानी के अंदर फहराया है। अब एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाएगा? वो पूछेगा एग्जैक्ट लोकेशन। तो याद रखिए, ये झंडा स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर फहराया गया है, जो अंडमान और निकोबार में है। यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप ये है कि स्वराज द्वीप का ही पुराना नाम हैवलॉक आइलैंड था। तो अगर ऑप्शन में बदलेवे नाम आए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ये लिस्ट बहुत ही शानदार तरीके से रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के डेंस मैट्रिक्स को इलस्ट्रेट करती है। मैं इन्हें तेजी से पढ़ रही हूँ, आप बस सुनते जाइए और एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रसार भारती के नए चेयरमैन प्रसून जोशी बने हैं नवनीत कुमार सहगल की जगह। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो के CEO हैं संजय जम्वाल। नीति आयोग में CEO निधि छिब्बर और वाइस चेयरमैन अशोक लाड़ी हैं। NCBC की चेयरपर्सन बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। DGCA के चीफ वीर विक्रम यादव और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट संगीता बरुआ बनी हैं। हमारे CIC हैं राजकुमार गोयल और CBIC के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी। FSSI के CEO रंजीत पुनहानी, BFI के प्रेसिडेंट अजय सेठ, डेप्यूटी NSA अनीश दयाल सिंह और SSB के नए DG संजय सिंघल बने हैं। इसे आपको बार बार रिवाइज करना है।
कुछ और डाइवर्स नेशनल इंटरनेशनल वन लाइनर्स देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला बांग्लादेश दुनिया का 33वां देश बन गया है। बेंगलुरु पुलिस ने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया है, नम्मा 1112 इमरजेंसी हेल्पलाइन। ये इंडिया का पहला AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल फीचर है ताकि क्राइसिस के टाइम पर लैंग्वेज का कोई बैरियर ना रहे। गुजरात का गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी काफी न्यूज में है। असल में यहाँ साधुओं की एक कमेटी मांग कर रही है कि इस सेंचुरी का जो 10 साल पुराना इको सेंसिटिव जोन स्टेटस है उसे हटा दिया जाए। और आखिर में एक बुक रिलीज हुई है, द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे लिखा है पैमेला पूजा कृपालनी ने। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें सेक्शन की तरफ। अभी हाल ही में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव नतीजे आए हैं। हम बस एक क्विक एग्जाम ओरिएंटेड ओवरव्यू लेंगे। हम इन इलेक्शन रिजल्ट्स को बिल्कुल न्यूट्रली और इम्पार्शियली देखेंगे। असम में बीजेपी विनर रही है, केरला में INC यानी कांग्रेस पार्टी जीती है, पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है वहां AINRC ने जीत दर्ज की है, तमिलनाडु में TVV के पार्टी विजेता रही हैं और वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब जैसे ही इन राज्यों में चीफ मिनिस्टर्स की आधिकारिक नियुक्ति पूरी हो जाएगी, हम आने वाले सेशंस में उनके नाम भी डिटेल में कवर कर लेंगे। लेट्स मूव टू द फाइनल लूप। अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन की तरफ, हमारा रैपिड फायर एग्जाम रिवीजन। आज हमने जो भी पढ़ा है उसे हम इस हाई स्पीड रिवीजन में लॉक कर लेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। नॉर्थ टेक 2026 कहाँ? प्रयागराज UP। लिपुलेख पास विवाद उत्तराखंड में नेपाल के साथ। ADB का एशिया प्लान कितने का है? $70 बिलियन का। प्रोजेक्ट फ्रीडम किसने लॉन्च किया? USA ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। CS-52 सैटेलाइट किसका है? साउथ कोरिया। और ऑप्टोसार गैलेक्सी आई की रडार और ऑप्टिकल टेक। मायोन वोल्केनो कहाँ फटा? फिलीपींस में। सबसे बड़ा अंडर वाटर झंडा कहाँ फहराया गया? स्वराज द्वीप अंडमान में। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने वाला 33वां देश बांग्लादेश। और 112 हेल्पलाइन पर AI का इस्तेमाल करने वाली पहली पुलिस बेंगलुरु पुलिस। एक्सीलेंट। पिछले सेशन में मैंने आपसे एक होमवर्क सवाल पूछा था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल जवाब दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन। और ये रहा आज का आपका प्रोवोकेटिव होमवर्क सवाल। आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि इसे पब्लिश कौन करता है, टॉप और बॉटम कंट्रीज कौन सी हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस तारीख को मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है। देखिए, जब आप खुद से रिसर्च करके कमेंट करेंगे ना तो ये फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन से बहुत कुछ नया सीखा होगा। मन लगाकर पढ़ते रहिए और कल फिर मिलेंगे एक नए मास्टर क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने एग्जाम्स में 100% एक्यूरेसी चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम 6 मई 2026 के सारे अहम करंट अफेयर्स का इतना डीप और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करेंगे कि कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। मेरा वादा है कि इस सेशन के एंड तक हर एक फैक्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फुल एनर्जी के साथ आज का ये शानदार सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम सेट और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले हम करेंगे कल का मेगा रिवीजन, फिर नेशनल न्यूज़ और सेफ्टी, उसके बाद ग्लोबल अफेयर्स और डिफेंस, फिर अपॉइंटमेंट्स, रैंकिंग्स और रेलवे के अपडेट्स, और लास्ट में सब कुछ आपके दिमाग में लॉक करने के लिए हमारा सबसे पावरफुल रैपिड फायर फाइनल रिकैप। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, कल के करंट अफेयर्स का मेगा रिवीजन। देखिए, नया पढ़ने से पहले पुराना पक्का करना बहुत जरूरी है, तो मेरे साथ साथ ना हर एक पॉइंट को अपने दिमाग में रिकॉल कीजिएगा। एकदम बुलेट स्पीड में रिवाइज करते हैं। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 कहाँ हुआ? याद है ना? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। लिपुलेख पास के जरिए जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, उस पर किसने आपत्ति जताई थी? बिल्कुल, नेपाल ने। और याद रखिएगा, लिपुलेख उत्तराखंड में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रीजनल कनेक्टिविटी के लिए $70 बिलियन का बड़ा प्लान अनाउंस किया है। फिर है प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये अमेरिका का इनिशिएटिव है और इसकी लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। KS-502 क्या है? ये साउथ कोरिया का सैटेलाइट है। फिलीपींस का मेओन ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो नया वर्जन आया है, उसका टारगेट ग्रुप 0 से 18 साल के बच्चे हैं। और हाँ, दुनिया का पहला ऑप्टिसार सैटेलाइट गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है। रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों में डायबिटीज को मैनेज करने के लिए नई गाइडलाइंस आ गई हैं।
अंडमान और निकोबार के राधानगर बीच पर सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल फ्लैग फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। इसको तो स्टार मार्क कर ही लीजिए। प्रसून जोशी जी अब प्रसार भारती के नए चेयरमैन बन गए हैं। और पता है, बांग्लादेश दुनिया का 33वां ऐसा देश बन गया है जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाएगा। पामेला पूजा कृपलानी की नई किताब द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस भी रिलीज हो गई है। बैंगलोर पुलिस ने अपनी 112 हेल्पलाइन को एकदम हाईटेक AI पावर्ड बना दिया है। नाम रखा है नम्मा 112 AI। और लास्ट में गिरनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गुजरात में है। सब याद आ गया? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आज की फ्रेश और कोर नेशनल न्यूज़ पर। यहाँ हम अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करेंगे ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये बहुत ही शानदार सवाल है। भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर मतलब मोती की खेती का क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है झारखंड का हजारीबाग। ध्यान दीजिएगा, इसे अगस्त 2024 में ऑफिशियल किया गया था, लेकिन इसका पायलट प्रोजेक्ट 2019 में ही शुरू हो गया था। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर सपोर्ट किया जा रहा है। एग्जाम के लिए इसे 100% छपने वाला सवाल मानिए। और इसको याद रखने की ट्रिक भी बहुत आसान है। हजारीबाग को आप हजारों मोती से कनेक्ट कर लीजिए। बस डिस्ट्रिक्ट, राज्य और स्कीम तीनों एकदम रट लीजिए। अब इस न्यूज़ में ना एक बहुत बड़ा कैच है। फायर सेफ्टी वीक 2026 4 मई से 10 मई तक मनाया जा रहा है। नॉर्मली फायर सेफ्टी सुनकर लगता है कि ये गृह मंत्रालय का काम होगा, है ना? लेकिन नहीं, इस बार इसका मेन फोकस हॉस्पिटल्स पर है। इसीलिए इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एग्जामिनर यहीं पर फंसाता है। इसकी थीम थोड़ी सी लंबी है, लेकिन पढ़नी पड़ेगी। सेफ स्कूल्स, सेफ हॉस्पिटल्स एंड फायर सेफ्टी अवेयरनेस सोसाइटी टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन। इस थीम को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जर्नलिज्म का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना, पुलित्जर पुरस्कार, वो इस साल 2 भारतीय पत्रकारों आनंद आरके और सुप्रिया शर्मा को मिला है। उनके साथ नेतालिया वियाना पियर्सन भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका प्रोजेक्ट। इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की है, उस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रैप्ड। इन्होंने भारत में चल रहे उन डरावने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स और बड़े बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स का पूरा पर्दाफाश किया है। आपसे एग्जाम में सीधे इस प्रोजेक्ट का नाम और इसका फोकस पूछा जा सकता है, तो ट्रैप्ड वर्ड याद रखिएगा। चलिए, अब मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार मैप कर लेते हैं। 1 मई को आप सब जानते हैं इंटरनेशनल लेबर डे होता है, और इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी होता है। 2 मई को है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसमें भारत की रैंक 180 देशों में 157वीं आई है। टॉप किया है नॉर्वे ने, और लास्ट पर है इरिटेरिया। और 5 मई 2026 को हमने मनाया वर्ल्ड अस्थमा डे। यह हमेशा मई के पहले मंगलवार को आता है। इस बार की थीम थी मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। ये टेबल ना आपके क्विक रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट है। तो चलिए अब रुख करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस की दुनिया की तरफ। यहां हम देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स और रक्षा संबंधों में दुनिया भर में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का ऐसे ही दोस्त नहीं बनता। हाल ही में जापान और फिलीपींस ने अपने रक्षा संबंधों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है? सीधी सी बात है, चीन। साउथ चाइना सी और आसपास के समंदर में चीन की जो दादागिरी और आक्रामकता बढ़ रही है, उसको काउंटर करने के लिए ये दोनों देश साथ आए हैं। ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। $144 बिलियन। सोचिए, ये कितना बड़ा अमाउंट है। 2024 में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है। अब ये रेमिटेंस होता क्या है? बहुत सिंपल है। जो भारतीय विदेश में काम करते हैं और वहां से अपने घर यानी भारत में जो पैसा भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। और इसी वजह से भारत दुनिया का टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर बना हुआ है। हमारे लोग सबसे ज्यादा कहां काम करने जाते हैं? गल्फ कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप। ये डेटा दिखाता है कि हमारे प्रवासी भारतीय हमारी इकोनॉमी की कितनी बड़ी ताकत है। अब इन 2 डिफेंस अपडेट्स को एक साथ समझते हैं। पहला है सिनबैक्स यानी सिनबैक्स। ये भारत और कंबोडिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें हमारे 120 और कंबोडिया के 160 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, भारत अपनी सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वियतनाम को बेचने पर विचार कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। वियतनाम को यह मिसाइल देकर भारत दरअसल चीन को उसी के बैकयार्ड में काउंटर करने की एक बड़ी कूटनीति खेल रहा है। हाल ही में भारत ने जमाइका को 10 भीष्म क्यूब्स गिफ्ट किए हैं। अब आप सोचेंगे ये भीष्म क्यूब क्या बला है? ये पूरी तरह से भारत में बना एक हाईटेक चलता फिरता मोबाइल हॉस्पिटल है, जो किसी भी आपदा या डिजास्टर के वक्त तुरंत इलाज दे सकता है। लेकिन एग्जाम्स के लिए सबसे क्रूशियल क्या है? इसका फुल फॉर्म।
मेरे साथ मन में दोहराइए। B से भारत, H से हेल्थ, I से इनिशिएटिव फॉर, S से सहयोग, H से हिता और M से मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। इसका एक एक शब्द आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम आज के लास्ट इन्फॉर्मेशन सेगमेंट पर आते हैं, अपॉइंटमेंट्स, रैंकिंग्स और रेलवे। इसमें हम देखेंगे कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं, रेलवे में क्या नया हुआ है और हमारी यूनिवर्सिटीज कहां स्टैंड कर रही हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट की खबर है। क्लेयर मजूमदार अब बायोकॉन की नई सीईओ बन गई हैं। उन्होंने अपनी बुआ मशहूर बिजनेस आइकॉन किरण मजूमदार शॉ की जगह ली है। इससे पहले क्लेयर एक बायोटेक कंपनी बिकारा थेराप्यूटिक्स की सीईओ थी। बायोकॉन जैसी इतनी बड़ी और लीडिंग फार्मा कंपनी में ये जो टॉप लेवल लीडरशिप चेंज है ना, ये आपके अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए ये सवाल आपके पेपर में छपने वाला है। भारतीय रेलवे को अपना 18वां रेलवे जोन मिल गया है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में। इसको एकदम दिमाग में चिपका लीजिए। ये नया जोन 1 जून 2026 से पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। 18वां जोन और उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। बस ये 2 फैक्ट्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं। एजुकेशन रैंकिंग्स की बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 पब्लिश हो गई है। और भारत की तरफ से टॉप किसने किया है? हमेशा की तरह हमारे प्राइड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। पूरे एशिया में इनकी ओवरऑल रैंक 43 आई है। और मजे की बात यह है कि टॉप 50 में जगह बनाने वाला ये इकलौता भारतीय संस्थान है। ये हमारे देश की रिसर्च और एजुकेशन क्वालिटी का एक बहुत ही शानदार सबूत है। शानदार। तो हमने आज के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन के बिना सब बेकार है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हमारा हाई स्पीड रैपिड फायर रिकैप, जो आपके दिमाग में सारे फैक्ट्स परमानेंटली फिक्स कर देगा। चलिए एकदम रॉकेट की स्पीड में रिवाइज करते हैं। भारत का पहला पर्ल क्लस्टर कहाँ? हजारीबाग, झारखंड। फायर सेफ्टी वीक की डेट्स 4 से 10 मई और फोकस था हॉस्पिटल्स पर। भारत के पुलित्जर प्राइज विनर्स कौन? आनंद आरके और सुप्रिया शर्मा, और उनके प्रोजेक्ट का नाम था ट्रैप्ड। वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई। जापान और फिलीपींस ने अपने रक्षा संबंध क्यों बढ़ाए? चीन को काउंटर करने के लिए। और ग्लोबल माइग्रेशन कॉरिडोर में टॉप पर कौन? हमारा प्यारा भारत, पूरे $134 बिलियन के रेमिटेंस के साथ। रैपिड फायर पार्ट 2। सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच? भारत और कंबोडिया। भारत ब्रह्मोस मिसाइल किसे देने पर विचार कर रहा है? वियतनाम को। बायोकॉन की नई सीईओ कौन बनी है? क्लेयर मजूमदार। भारत ने 10 हाईटेक भीष्म क्यूब्स किसे गिफ्ट किए हैं? जमाइका को। 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां बना है? विशाखापट्टनम। और एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का टॉप इंस्टीट्यूट? बिल्कुल, IISc बेंगलुरु। हो गया ना सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर? और अब बारी है आपके आज के चैलेंज की। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने सेशन बहुत ध्यान से सुना है। तो बताइए, भीष्म का एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है? और हाल ही में भारत ने इसके 10 यूनिट्स किस देश को गिफ्ट किए हैं? अभी के अभी अपना जवाब नीचे लिख दीजिए, ताकि ये आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक हो जाए। इसी के साथ हमारा आज का ये पावर पैक्ड सेशन यहीं खत्म होता है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपने एग्जाम्स की तरफ बढ़ते रहिए। आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास और कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने एग्जाम्स को लेकर पूरी तरह से जी जान से लगे हुए हैं। आपका फोकस एकदम अर्जुन के तीर की तरह है, और इसीलिए आज का ये सेशन आपके लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम 7 मई 2026 के सभी टॉप करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स की एकदम गहराई में जाएंगे। चीज़ों को ऐसे समझेंगे, ऐसे डिकोड करेंगे कि एग्जाम हॉल में बैठते ही आपको सब कुछ तुरंत याद आ जाए। तो चलिए अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि इस नॉलेज पैक्ड सफ़र की शुरुआत हम अब करने जा रहे हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसका एक क्विक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख देता हूं, ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए। हम सबसे पहले कल की टॉप हेडलाइंस का एक फास्ट पेस्ड रिवीजन करेंगे। फिर हम चलेंगे एनवायरमेंट, टेक और स्पेस की दुनिया में, जहां से आजकल सबसे ज़्यादा ट्रिकी सवाल बनते हैं। इसके बाद हम नेशनल और रीजनल अपडेट्स को खंगालेंगे। फिर इंटरनेशनल और डिफेंस अफेयर्स को कवर करेंगे। और हाँ, सेशन के आखिर में हमारा फेवरेट रैपिड फायर रिवीजन तो होगा ही, जो आज के हर एक फैक्ट को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगा। तो चलिए सबसे पहले एक क्विक ब्रेन वार्म अप कर लेते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं येस्टरडेज टॉप हेडलाइन से। अपना पूरा फोकस यहाँ ले आइए। फटाफट कुछ हाई यील्ड वन लाइनर्स देख लेते हैं।
भारत का सबसे पहला पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती का क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है? जवाब है झारखंड के हजारीबाग में। अब इसे याद कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल है, हजारीबाग का ह और मोतियों का हार, बस लिंक हो गया। ये सवाल एग्जाम में छपने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। फायर सेफ्टी वीक 2026 कब से कब तक है? 4 मई से 10 मई। इसके बाद डिजिटल क्राइम स्टोरी के लिए इस साल का पुलित्जर प्राइज किसे मिला है? ये मिला है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को, और उनकी इस शानदार रिपोर्ट का नाम है ट्रैप्ड। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। वर्ल्ड अस्थमा डे की बात करें तो ये हर साल मई के पहले मंगलवार को होता है, जो इस बार 5 मई को पड़ा है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में देखें तो जापान और फिलीपींस ने चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए, जिसमें भारत ग्लोबली टॉप पर है, इसका सीधा सा कारण है हमारे करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स और दुनिया भर से भारत आने वाला भारी रेमिटेंस। चलिए इस रिवीजन की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाते हैं। सिबेक्स 2 यानी SIBEX2 मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई? भारत और कैम्बोडिया। डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। हम अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल अब वियतनाम को बेचने जा रहे हैं। ये डिफेंस एग्जाम्स वालों के लिए एकदम 5 स्टार पॉइंट है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बायोकॉन कंपनी में किरण मजूमदार शॉ की जगह अब क्लेयर मजूमदार ने ले ली है। इंटरनेशनल हेल्प की बात करें तो भारत ने जमाइका को 10 भीष्म क्यूब यूनिट्स गिफ्ट किए हैं। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। रेलवे का एक बड़ा अपडेट है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन का नया हेडक्वार्टर अब विशाखापट्टनम में बन गया है। एजुकेशन की बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत की तरफ से IISc बेंगलुरु सबसे ऊपर है। और स्पेस सेक्टर में रूस ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपने सोयूज 5 रॉकेट का एकदम सफल टेस्ट कर लिया है। चलिए वार्म अप हो गया। अब हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट, टेक और स्पेस। ये वो सेक्शन है जहाँ UPSC और स्टेट PSC वाले आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उनके सारे ट्रैप्स को हम यहीं डिकोड कर देते हैं। सबसे बड़ी खबर एनवायरनमेंट से। भारत नई दिल्ली में इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की समिट होस्ट करने जा रहा है। 1 और 2 जून 2026 को ये इवेंट होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा NGO नहीं है, बल्कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में ही है। इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मेन टारगेट क्या है? दुनिया की 7 सबसे बड़ी कैट्स को कंजर्व करना। ये 7 कैट्स कौन सी हैं? उंगलियों पर गिनिए। टाइगर, लेपर्ड, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, जेगुआर और प्यूमा। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपसे एक बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछ सकता है। वो इन 7 में से कोई ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी बिग कैट भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। तो ये है आपका आज का होमवर्क। थोड़ा रिसर्च कीजिए और इसका जवाब मुझे अभी कॉमेंट्स में बताइए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हाँ, इस IBCA समिट की थीम को तो आप बिल्कुल घोट कर पी जाइए। थीम है सेफ बिग कैट्स, सेफ ह्यूमैनिटी एंड सेफ इकोसिस्टम। आप अच्छे से जानते हैं कि आजकल एग्जाम्स में थीम बेस्ड क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस लाइन के एक एक शब्द को अपने दिमाग में अच्छी तरह से छाप लीजिए। अब बात करते हैं एक और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इवेंट की, सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026। ये कॉन्फ्रेंस 24 से 29 अप्रैल तक कोलंबिया में चली थी, और इसको कोलंबिया के साथ मिलकर किसने को होस्ट किया? नीदरलैंड ने। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 57 देशों ने हिस्सा लिया। ये कोई आम 57 देश नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करते हैं। और इस पूरी कॉन्फ्रेंस का एक ही एजेंडा था, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यानी कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों से दुनिया को कैसे दूर ले जाया जाए। एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर आ सकता है कि रिसेंटली फॉसिल फ्यूल्स पर जो सांता मार्ता कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, कोलंबिया। चलिए अब स्पेस और टेक की दुनिया के 2 बहुत ही धांसू पेलोड्स के बारे में बात करते हैं। बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज के बाद आप नहीं होंगे। पहला है मिशन दृष्टि। इसे बनाया है एक इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप ने, जिसका नाम है गैलेक्साई। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और इसका सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? ऑप्टोसार। ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है। ऑप्टोसार का मतलब होता है ऑप्टिकल कैमरा और रडार दोनों का कॉम्बिनेशन। इसका फायदा ये है कि चाहे दिन हो या रात हो, बारिश हो या बादल, ये एकदम क्लियर इमेज ले सकता है। इसके ठीक सामने दूसरा है ल्यूमेरा E40 I50। इसे बनाया है इऑन स्पेस लैब ने। ये सैटेलाइट के लिए नहीं है, ये ड्रोन्स के लिए है। ये भारत का पहला जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड है। इसमें एज AI का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये ड्रोन हवा में उड़ते हुए ही इंसानों को 2 किलोमीटर और गाड़ियों को 8 किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। तो डिफरेंस एकदम क्लियर है। दृष्टि सैटेलाइट के लिए है और गैलेक्साई का है। ल्यूमेरा
ड्रोन्स के लिए है और इयॉन स्पेस लैब का है। टेक की दुनिया से एक और अपडेट है। नई दिल्ली में अभी हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसका उद्घाटन किया श्री अनिल चौहान जी ने। इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, इसे नोट कर लीजिएगा। एक्सपैंडिंग न्यूरल फ्रंटियर्स एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस इस बात पर फोकस कर रही थी कि इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे स्थापित किया जाए और डिफेंस या मेडिकल फील्ड में इसके क्या रणनीतिक फायदे हो सकते हैं। तो टेक और स्पेस को डिकोड करने के बाद अब हम मूव कर रहे हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, नेशनल और रीजनल अपडेट्स। सरकारी स्कीम्स और स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ एग्जाम्स का हॉट टॉपिक होते हैं, तो चलिए इन्हें अच्छे से समझते हैं। यहाँ सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है वो है प्रशस्त 2.0। इसे NCERT ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। ये कोई आम पोर्टल नहीं है, ये स्कूली बच्चों के लिए एक डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग पोर्टल है। अब आपको याद होगा कि हमारे देश में जो RPWD एक्ट 2016 है, उसमें 21 अलग अलग प्रकार की विकलांगताओं यानी डिसेबिलिटीज की लिस्ट दी गई है। प्रशस्त 2.0 का काम यही है कि स्कूल के लेवल पर ही बच्चों में इन 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज की पहचान की जा सके, ताकि उन्हें सही समय पर एजुकेशन और मेडिकल हेल्प मिल सके। तो इस टॉपिक से दो चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, इसे NCERT ने बनाया है, और दूसरा, इसमें 21 तरह की डिसेबिलिटीज कवर होती हैं। आपकी स्क्रीन पर अब एक बहुत बड़ा नंबर है, 2000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, भारत सरकार ने एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा अमाउंट एलोकेट किया है, तो ये प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये 2000 करोड़ रुपए का विशाल बजट दिया गया है मिशन मौसम को। ये भारत सरकार का 2024 से लेकर 2026 तक चलने वाला एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसका कोर विजन क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI और मशीन लर्निंग का यूज करके भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना। अब इस पूरे मिशन में जो सबसे क्रिटिकल कीवर्ड है वो है अर्बन टेस्ट बेड। ये अर्बन टेस्ट बेड क्या होता है? देखिए, आजकल शहरों में मौसम अचानक से बदल जाता है, कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखा। अर्बन टेस्ट बेड के तहत शहरों के अंदर माइक्रो लेवल पर हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी आपके शहर के मौसम की एकदम सटीक और रियल टाइम जानकारी मिलेगी। ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। चलिए अब कुछ नेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की, जिसे हम आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब है कि ये किसी कानून के तहत बनी है, और वो कानून है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये फिल्मों को UA, A और S जैसे सर्टिफिकेट देती है। अब न्यूज़ ये है कि प्रसार भारती के पूर्व CEO श्री शशि शेखर वेम्पति को अब 3 साल के लिए CBFC का नया चेयरपर्सन बना दिया गया है। और सोर्स के मुताबिक इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि प्रसार भारती के जो वर्तमान CEO हैं वो अब प्रसून जोशी बन गए हैं। तो इस म्यूजिकल चेयर को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीजनल अपडेट्स में हमारे पास आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हैं। पहला, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक जगह है ताड़ीपत्री। वहां आर्कियोलॉजिस्ट को 16वीं शताब्दी का एक तेलुगु शिलालेख मिला है, जो महान विजयनगर साम्राज्य का है। तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट बन गई है। दूसरी तरफ, बायलैटरल ट्रेड में नीदरलैंड ने भारत के साथ एक बहुत ही खास तरह की पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप भारत की स्पाइस इंडस्ट्री यानी मसाला उद्योग को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए की गई है। एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि स्पाइस इंडस्ट्री के लिए भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ पैक्ट किया है, तो आंसर होगा नीदरलैंड। अब हम अपने सेशन के आखिरी फ्रेश इन्फो ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आजकल बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या है। डिफेंस की दुनिया से एक बहुत बड़ा अपडेट है बालिकातन 2026 एक्सरसाइज के बारे में। ये कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है, ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच होने वाली एक बहुत ही मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज है। जरा नंबर सुनिए, इसमें दोनों देशों के 17,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। बालिकातन शब्द का लोकल भाषा में मतलब होता है शोल्डर टू शोल्डर, यानी कंधे से कंधा मिलाकर चलना। ये एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब साउथ चाइना सी में चीन का अग्रेशन लगातार बढ़ रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अमेरिका और फिलीपींस का ये गठबंधन बहुत ही मजबूत मैसेज दे रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और विजिट है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA के 18वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं एनालेला बेयरबॉक, वो इस वक्त भारत की रणनीतिक यात्रा पर आई हुई हैं। मई 2026 की ये विजिट भारत के कूटनीतिक रिश्तों के लिए बहुत खास है। एग्जाम के लिए आपको बस इनका नाम एनालेना बेयरबॉक और इनका पद दोनों एकदम अच्छे से याद रखने हैं।
और अब आ गया है हमारे सेशन का वो हिस्सा जो इस पूरी क्लास की जान है, हमारा रैपिड फायर चैप्टर रिवीजन। अब मैं टॉप गियर में चीज़ों को बोलूंगा और आपको बस मेरे साथ साथ अपने दिमाग में उन फैक्ट्स को रिकॉल करना है। अगर आपने ये सेक्शन कर लिया तो समझ लीजिए आज का करंट अफेयर्स आपके दिमाग में छप गया। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एकदम मेंटल ट्रिगर्स पर काम करेंगे। IBCS समिट कहाँ? नई दिल्ली। कितनी बिग कैट्स? 7 कैट्स। थीम क्या थी? सेफ बिग कैट्स, सेफ ह्यूमैनिटी। सेंटा मार्ता कॉन्फ्रेंस कहाँ? कोलंबिया। किसने को होस्ट की? नीदरलैंड ने। फोकस क्या था? फॉसिल फ्यूल से दूरी। मिशन दृष्टि किसने बनाया? गैलेक्साई ने। ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन, दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट। ल्यूमेरा E40 I50 क्या है? जर्मेनियम फ्री थर्मल पेलोड। किसके लिए? ड्रोन्स के लिए। किसने बनाया? इयॉन स्पेस लैब ने। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? श्री अनिल चौहान जी ने। स्पीड बनाए रखिए। रिकैप पार्ट 2। प्रशस्त 2.0 किसने लॉन्च किया? NCERT ने। ये क्या है? 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज को स्क्रीन करने वाला टूल। 2000 करोड़ का मिशन मौसम में शहरों के लिए क्या खास है? अर्बन टेस्ट बेड। सेंसर बोर्ड यानी CBFC के नई चीफ कौन? शशि शेखर वेम्पति, 3 साल के लिए। ताड़ीपत्री में क्या मिला? 16वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख। किस साम्राज्य का? विजयनगर साम्राज्य का। और लास्ट, बालिकातन 2026 एक्सरसाइज किनके बीच हुई? अमेरिका और फिलीपींस। शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज के सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। तो एस्पिरेंट्स, ये था हमारा आज का एकदम डिटेल्ड और कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सेशन में बहुत कुछ नया और एग्जाम रेलेवेंट सीखने को मिला होगा। अब जाने से पहले, जैसा कि मैंने कहा था, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस अपॉइंटमेंट का होमवर्क सवाल है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? मैं आप सभी को चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपकी तैयारी पक्की है तो बिना गूगल किए अपना सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत ड्रॉप करें। आज के इस क्लास में बस इतना ही। पूरी मेहनत से पढ़ते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ एकदम फोकस्ड रहिए। गुड लक एस्पिरेंट्स। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सुपर एनर्जेटिक डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण में। आज 8 मई 2026 है और आपको पता ही है हमारा ये सेशन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर होता है। आज हम हर उस फैक्ट, डेटा और कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सीधा आपके एग्जाम पेपर में छपने वाला है। तो बस अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि आज हम बहुत सारा कंटेंट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करेंगे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। एक बार फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे रैपिड रिवीजन, उसके बाद अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, फिर नेशनल सिक्योरिटी और रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज एंड पोर्टल्स और आखिर में हमारा फाइनल रिकैप और आपका होमवर्क क्विज। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, प्रीवियस डे रैपिड रिवीजन। कल जो पढ़ा था उसे तुरंत एक्टिवेट कीजिए। मेरे साथ जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिएगा। ये 11 मोस्ट टेस्टेबल फैक्ट्स हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का समिट, न्यू दिल्ली। मिशन दृष्टि, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। प्रशस्त 2.0 जिसे NCERT ने लॉन्च किया। बच्चों के लिए डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल। सांता माता कॉन्फ्रेंस, फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन पर फोकस। लूमरा E4 I50 जो इयॉन स्पेस लैब ने बनाया। पहला जर्मेनियम फ्री ड्रोन पेलोड। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? न्यू दिल्ली। बालिकतन 2026 एक्सरसाइज, US और फिलीपींस के बीच। 16वीं सेंचुरी का विजयनगर का तेलुगु शिलालेख कहाँ मिला? तादीपत्री में। स्पेस इंडस्ट्री के लिए पार्टनरशिप नीदरलैंड्स के साथ। अर्बन टेस्ट बेड, हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉनिटरिंग के लिए। और अंत में CBFC के नए चेयरपर्सन शशि शेखर वेम्पति। एकदम दिमाग में छाप लीजिए इसे। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अब ये खबर देखिए, ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। सोमा मंडल जी, जो दिल्ली के GD गोयनका पब्लिक स्कूल की एक साइंस टीचर हैं, उन्होंने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 में साउथ एशिया का रीजनल टाइटल जीत लिया है। अब आप सोचेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई पूरी दुनिया के 126 देशों से 12,000 नॉमिनेशंस आए थे और उनमें से सोमा मंडल जी को चुना गया है। इन्हें ये अवार्ड उनके क्लाइमेट फोकस्ड करिकुलम के लिए दिया जा रहा है जो ये 2 जून को रिसीव करेंगी। एग्जामिनर आपसे सब्जेक्ट पूछेगा, याद रखिए साइंस। स्कूल दिल्ली का GD गोयनका। अब आपकी स्क्रीन पर जो ये मास्टर टेबल है ना, ये आपको एग्जाम में सीधे सीधे मार्क्स दिलाएगी। बिल्कुल रट लीजिए इसे। विटली अवार्ड मिला है प्रवीण शेख और बरखा शुभा को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल लीडर अवार्ड आर्थर लो। मछली अवार्ड अनीता चौधरी। NBCC अवार्ड मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को मिला है उनके संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। JNK की स्टार शीतल देवी बनी है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर।
मैथ्स का एबल प्राइज गया है जॉर्ज फेल्टिंग्स को, ज्ञानपीठ अवार्ड आर वेरामुथु, स्टॉकहोम वाटर प्राइज कवा मधानी, सरस्वती सम्मान रामकुमार मुखोपाध्याय, संगीता कलानिधि जयंती कुमारिश और विले रिसर्च हीरोज प्राइज मिला है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को। ये सिंगल स्लाइड आपकी रिवीजन के लिए सोने की खान है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नेशनल सिक्योरिटी और महत्वपूर्ण सरकारी रिपोर्ट्स। 7662। अब देखिए, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के अनुसार साल 2024 में दिल्ली के अंदर बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों की ये चौंकाने वाली संख्या है। सभी मेट्रो शहरों में दिल्ली अनफॉर्चुनेटली टॉप पर है। और अगर हम क्राइम रेट की बात करें ना, तो दिल्ली में ये रेट 138.4 प्रति लाख बाल आबादी है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए बता दूं, ये हमारे नेशनल एवरेज का 3 गुना से भी ज्यादा है। तो एग्जाम में सीधा सवाल बनेगा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में कौन सा मेट्रो शहर टॉप पर है? आपका जवाब होगा दिल्ली। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की एक बहुत ही शानदार सरकारी पहल की, जननी पोर्टल। एग्जाम के लिए इसे एक एक अक्षर तोड़कर याद कीजिए। जे से जर्नी, ए से एंटीनेटल, एन से नेटल और आगे नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। हाल ही में इसे नई दिल्ली में हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई एकदम नई चीज़ नहीं है, बल्कि पुराने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये पोर्टल बेसिकली मैटरनल हेल्थ केयर के लिए है और सबसे खास बात यह है कि इसे यू-विन और पोषण अभियान दोनों के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। नेक्स्ट, हमारे डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ही पावरफुल न्यूज़ है। डीआरडीओ आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में एक विशाल एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स सीधा जुड़ा है हमारे एएमसीए प्रोजेक्ट से, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब डीआरडीओ न्यूज़ में है तो इसकी स्टैटिक जीटे कैसे छोड़ सकते हैं। डीआरडीओ बना 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मोटो है स्ट्रेंग्थ्स ओरिजिन इन साइंस, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम। इसके चेयरमैन हैं समीर वी कामत और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अंडर काम करता है। यहां पर थोड़ा टेंशन दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है जिसे आपको याद रखना है। अभी हमने पढ़ा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में दिल्ली 7662 केसेस के साथ टॉप पर है, लेकिन अगर एनसीआरबी डेटा में आपसे साइबर क्राइम पूछ लिया जाए तो जवाब दिल्ली नहीं, बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु ने साइबर क्राइम में टॉप किया है 17,561 केसेस के साथ। और इतना ही नहीं, 2023 के मुकाबले यहां साइबर क्राइम में 17.9% का बहुत बड़ा स्पाइक देखा गया है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, चाइल्ड क्राइम पूछा तो दिल्ली, साइबर क्राइम पूछा तो बेंगलुरु। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़। तकनीक और आध्यात्म का कैसा गजब का संगम है ये खबर। साउथ कोरिया ने सियोल के जोग्यासा टेम्पल में अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु यानी मॉन्क लॉन्च किया है। इसका नाम है गाबी, GABI। इसे यूनिटरी जीवन प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है और इसने हाल ही में एक बाकायदा बुद्धिस्ट सेरेमनी में हिस्सा भी लिया है। तो एग्जाम के लिए 3 कीवर्ड्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए। देश है साउथ कोरिया, रोबोट का नाम है गाबी और जगह है सियोल का जोग्यासा टेम्पल। स्पोर्ट्स से 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की टाइमलाइन नोट कर लीजिए। 27 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसकी ओपनिंग होगी। 28 जुलाई से 1 अगस्त तक मैचेस चलेंगे और 2 अगस्त को फाइनल्स होंगे। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैच करना है वो ये कि इस इवेंट को दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI ये दोनों मिलकर जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अब एक ऐसा नंबर जो भारत के स्पेस सेक्टर की उड़ान को दिखाता है, $1 बिलियन। जी हां, हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस $1 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस करके भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। ये वही स्काई रूट एरोस्पेस है जो विक्रम 1 के लॉन्च की तैयारी कर रही है, जो कि भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट होने वाला है। तो स्काई रूट और विक्रम 1 दोनों नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, इंपॉर्टेंट डेज और पोर्टल्स। मई 2026 का कैलेंडर मेरे साथ बहुत सिस्टमैटिकली रिवाइज कीजिए। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 2 मई वर्ल्ड टूना डे। 3 मई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसमें 180 देशों में भारत की रैंक 157 है। टॉप पर नॉर्वे है और सबसे नीचे इरिट्रिया है। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और रविंद्रनाथ टैगोर जी की 165वीं जयंती। आपको याद ही होगा, टैगोर जी भारत के पहले नोबेल लॉरियर थे जिन्होंने जनगण मना और अमार सोनार बांग्ला लिखा है। और आज 8 मई को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जिसकी थीम है यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एक्रोनिम, मार्स, MARS। इसका फुल फॉर्म है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। इसे किसने लॉन्च किया? UNEP ने।
ये बेसिकली दुनिया का पहला पब्लिक ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड मीथेन डिटेक्शन सिस्टम है, जिसे अब कोल माइंस और वेस्ट फैसिलिटीज तक भी एक्सपैंड किया जा रहा है। लगे हाथ यूएनईपी के स्टैटिक फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1972 में, हेडक्वार्टर नैरोबी में है और इसकी हेड हैं इंगर एंडरसन। अगला पोर्टल है उद्गम, UDGAM, जिसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। इसे आरबीआई ने डेवलप किया है ताकि लीगल वारिस आसानी से मृतक खाता धारकों के अनक्लेम्ड फंड्स को ट्रैक कर सकें। इसमें अब तक 30 बैंकों को जोड़ा जा चुका है। आरबीआई की बात आई है तो रैपिड रिवीजन बनता है। आरबीआई 1935 में बना, मुंबई में हेडक्वार्टर है, गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा और इनके साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, रोहित जैन, स्वामीनाथन, पूनम और गिरीश। इस सेक्शन के एंड में एक बहुत ही ट्रिकी ज्योग्राफी फैक्ट है, दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब एग्जाम में दार्जिलिंग का नाम देखकर कहीं इंडिया टिक मत कर देना। ये प्रोजेक्ट असल में हमारे पड़ोसी देश भूटान में स्थित है और इससे वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। ये क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फाइनली हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फाइनल रिकैप एंड क्विज। चलिए एक हाई स्पीड रिकैप करते हैं आज के पूरे सेशन का। सोमा मंडल ने जीता साइंस में केम्ब्रिज अवार्ड, एनसीआरबी डेटा में चाइल्ड क्राइम में दिल्ली टॉप और साइबर क्राइम में बेंगलुरु टॉप। मैटरनल केयर के लिए आया जननी पोर्टल। डीआरडीओ का एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा पुट्टपर्थी में। साउथ कोरिया में पहला रोबोट मॉन्क गाबी। दिल्ली में होगी टेबल टेनिस चैंपियनशिप। स्काईरूट एरोस्पेस बना पहला स्पेस यूनिकॉर्न। 7 मई को एथलेटिक्स एंड टैगोर डे। यूएनईपी का मार्स सिस्टम एक्सपैंड हुआ और आरबीआई का उद्गम पोर्टल 30 बैंकों के साथ। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं। और अब बारी है आपके आज के होमवर्क की। जो भी फोकस लर्नर इस एक्सप्लेनर को ध्यान से देख रहा है, उसके लिए चैलेंज ये रहा। किस भारतीय पत्रकार ने ट्रैप नामक डिजिटल क्राइम स्टोरी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता है? इसका सही जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स एकदम सटीक जवाब देते हैं। अगर आपको आज का ये हाई यील्ड विश्लेषण पसंद आया तो अपने नोट्स बनाते रहिए और मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास और हाई डेंसिटी एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9 मई के करंट अफेयर्स का एकदम डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ खबरों को पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा फोकस है 100% एग्जाम रिटेंशन पर। हम साथ मिलकर कुछ ऐसे फुल प्रूफ मेमोरी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स डिकोड करेंगे जो सीधे आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरी एनर्जी के साथ आज के शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास मास्टर करने के लिए क्या क्या है। ओके, तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। ये है हमारा आज का स्टडी ब्लूप्रिंट। सबसे पहले प्रीवियस डे रिकॉल, फिर पॉलिटी एंड नेशनल अफेयर्स, उसके बाद ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके, ग्लोबल अवार्ड्स एंड इंडेसेस, टेक, डिफेंस एंड इकोनॉमी और आखिर में हमारा सबसे फेवरेट रैपिड फायर रिवीजन। Section 1. Previous day recall. Validate your progress. चलिए वार्म अप करते हैं और कल के फ्लैशबैक फैक्ट्स पर एक तेज नजर डालते हैं। सोमा मंडल याद है ना? ये साइंस सब्जेक्ट और दिल्ली से जुड़ी हैं। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से बच्चों के खिलाफ क्राइम में दिल्ली टॉप पर है, जबकि साइबर क्राइम का हब बेंगलोर बना हुआ है। जननी पोर्टल सीधे सीधे हेल्थ मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। डीआरडीओ अपना नया कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में बना रहा है। साउथ कोरिया के सियोल में गाबी नाम का रोबोट मॉन्क न्यूज में था। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत क्रूशियल है। स्काईरूट एरोस्पेस, ये भारत का पहला स्पेसटेक यूनिकॉर्न बन गया है, जिसने $1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। एग्जाम्स में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह मार्स इनिशिएटिव, जो मीथेन अलर्ट के लिए है, ये यूएनईबी का प्रोग्राम है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर में उद्गम पोर्टल आरबीआई ने रिलीज किया है और दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान से जुड़ा है। एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Section 2, Polity and National Affairs, Executive Shifts and Supreme Court Updates. अब आते हैं पॉलिटी के उस सेक्शन पर जहां से डायरेक्ट वन लाइनर्स बनते हैं। सबसे पहली बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल से है। वहां के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने जा रहे हैं। आपको एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिक डिटेल्स याद रखनी हैं वो हैं, इनकी पार्टी बीजेपी है और इनकी ओथ सेरेमनी की एग्जैक्ट डेट 9 मई 2026 है, जो कि कलकत्ता में होने जा रही है। एक और छोटा सा बैकग्राउंड फैक्ट ये है कि साल 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से जुड़े थे। स्टेट एग्जाम्स में ऐसे बैकग्राउंड फैक्ट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वहां अक्सर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी गलती कर बैठते हैं। इसे ध्यान से समझिए। अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ 34 थी, यानी 33 जजेस और 1 चीफ जस्टिस, लेकिन अब प्रपोज्ड नई स्ट्रेंथ 38 होने जा रही है।
अब यहाँ आता है सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप। आपसे पूछा जाएगा कि जजों की संख्या बढ़ाने की पावर आखिर किसके पास होती है। ऑप्शंस में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम भी होगा, लेकिन याद रखिएगा ये पावर सिर्फ और सिर्फ देश की पार्लियामेंट यानी संसद के पास होती है। कोलेजियम जजेस अपॉइंट करता है, लेकिन नंबर्स बढ़ाने का काम हमेशा पार्लियामेंट का होता है। इसे एकदम दिमाग में लॉक कर लीजिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट न्यूज में है तो इसका स्टैटिक जीके भी तुरंत कवर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में लोकेटेड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से जुड़ा है। इसका ऑफिशियल मोटो, जो कि एक संस्कृत श्लोक है, कई बार एग्जाम्स में आता है, यह तो धर्मस्तु जाया। इसका सीधा सा मतलब है जहां धर्म है वहां विजय है। और अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आपको याद रखना है, जस्टिस सूर्यकांत। जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ें तो उसके स्टैटिक एंकर को साथ साथ निपटा लें, आपकी तैयारी कभी पीछे नहीं रहेगी। सेक्शन 3 ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके, रिवर सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में विक्रमशिला सेतु, जिसे हम विक्रमशिला ब्रिज भी कहते हैं, आंशिक रूप से ढह गया है। अब न्यूज तो ये है, लेकिन एग्जाम के लिए हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है? 3 मुख्य बातें। पहली, इस ब्रिज की कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर है। दूसरी, ये किस नदी पर बना है? तो जवाब है गंगा नदी। और तीसरी, ये किन लोकेशंस को जोड़ता है? ये बिहार के भागलपुर और नौगछिया को आपस में कनेक्ट करता है। खासकर अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम्स दे रहे हैं तो ये फैक्ट्स आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रिज वाली न्यूज हमें ले जाती है एक बहुत ही क्लासिक स्टैटिक जीके टॉपिक पर, पंचप्रयाग। ये वो टॉपिक है जिसे याद करने में बहुत कंफ्यूजन होता है ना? लेकिन चलिए आज इसे हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। यहां बेस रिवर हमेशा अलकनंदा ही रहेगी। अब ट्रिक देखिए, जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो नंदाकिनी का एन उठाइए, क्या बनेगा? नंदप्रयाग। जब पिंडार गंगा मिलती है तो इसका पी और कर्णप्रयाग का पी साउंड मैच कर लीजिए। धौली गंगा मिले तो विष्णुप्रयाग, मंदाकिनी मिले तो रुद्रप्रयाग, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो बनता है देवप्रयाग, जहां से ये असल में गंगा नदी कहलाती है ना आसान? एक बार इस ट्रिक को समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ज्योग्राफी से एक और लोकेशन न्यूज में है, बरगी डैम। 30 अप्रैल को यहां एक बेहद दुखद बोट इंसिडेंट हुआ था। आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं या जहां कोई आपदा आती है, वहीं से डायरेक्ट ज्योग्राफी के सवाल बनते हैं। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि बरगी डैम कहाँ है। आपको एकदम श्योर रहना है कि यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। बस इतना फैक्ट आपके लिए काफ़ी है। Section 4 Global Awards and Indices Recognizing Global Contributions। अब हम कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करते हैं। 2026 का यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दिया गया है। ये एक बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है। अब इसी से जुड़ा हमारा स्टैटिक जीके है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस बार 180 देशों की लिस्ट में भारत की रैंक 157वीं है। टॉप किया है नॉर्वे ने और सबसे खराब स्थिति इरिट्रिया की है। अब एग्जामिनर यहां से एक और सवाल पूछ सकता है कि आखिर इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो इसे पब्लिश करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन निकाला जाता है। ये सारे डेटा पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल हैं। चलिए अब इन रीसेंट अवार्ड्स का एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। एकदम फोकस रखिएगा। विटली अवार्ड किसे मिला? प्रवीण शेख और बरका सुभा को। आर्थर लो मछली अवार्ड अनीता चौधरी। नेशनल बुक क्रिटिक अवार्ड की विजेता है फेमस राइटर अरुंधति रॉय। पैरा आर्चर स्टार का खिताब किसने जीता? जम्मू कश्मीर की शानदार एथलीट शीतल देवी ने। मैथमेटिक्स का एबल प्राइज मिला है जर्ड फिटेलिंग को। ज्ञानपीठ अवार्ड गया है आर वैरामुथु के पास। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे पानी का नोबल भी कहते हैं, ये मिला है कावे मधानी को। और आखिर में सरस्वती सम्मान दिया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को। इन नामों को बस 1-2 बार और देख लीजिएगा, ऑप्शंस देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा। सेक्शन 5 टेक, डिफेंस एंड इकोनॉमी, इनोवेशंस एंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत शानदार अपडेट है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी सरकार के 5F विजन पर काम कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये सप्लाई चेन कैसे बिल्ड होती है। सबसे पहले फार्म यानी खेत, वहां से निकलता है फाइबर। फाइबर जाता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बनता है फैशन यानी कपड़े, और फिर वो फैशन जाता है फॉरेन यानी एक्सपोर्ट होने के लिए। ये है पूरा 5F का साइकिल। अब इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है? सरकार का टारगेट है कि 2030-31 तक कॉटन की पैदावार को मौजूदा 440 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 700 किलो से भी ज्यादा करना है। आपको ये स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टारगेट 700+ वाला बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब इस डेटा पे जरा गौर फरमाइए। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। ICA RCM FRI के नई रिपोर्ट के हिसाब से समुद्री मछली उत्पादन यानी मरीन फिश प्रोडक्शन में रैंकिंग्स बदल गई हैं।
अब तमिलनाडु नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया है और उसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। तो अब गुजरात रैंक 2 पर है। ऐसे ओवरटेक वाले क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, तो याद रखिएगा टॉप पर अब तमिलनाडु है। और इकॉनमी से ही एक और प्राउड मोमेंट वाली खबर है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में भारत ने अपनी सेकंड पोजीशन एकदम सॉलिड कर ली है। रैंक 1 पर अभी भी चीन है, लेकिन भारत का ये कंसिस्टेंट सेकंड रैंक पर बने रहना हमारी सेल्फ रिलायंस और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए अब थोड़ी स्पेस टेक की बात करते हैं। स्पेस टेक टर्मिनोलॉजी हमेशा से एग्जामिनर्स की फेवरेट रही है। चीन ने एक बहुत ही एडवांस सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है डैम्प, जिसे वो लोग वूकॉन्ग भी कहते हैं। इस डैम्प का फुल फॉर्म क्या है? डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। डार्क मैटर यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसे समझना अभी भी साइंस के लिए एक रहस्य है, और ये सैटेलाइट हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को डिटेक्ट करके इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगी। ये फुल फॉर्म अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख लीजिए। इस सेक्शन को हम 3 बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक फैक्ट्स के साथ रैप अप करेंगे। पहला, लक्षद्वीप भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस शुरू करने जा रहा है, जो टूरिज्म के लिए एक गेम चेंजर है। दूसरा, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, अब वियतनाम को बेची जाने वाली है। बाय द वे, क्या आपको पता है कि ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदी के नाम से मिलकर बना है? और तीसरा फैक्ट, आर्मेनिया में होने वाले यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला कनाडा पहला नॉन यूरोपियन देश बन गया है। ये तीनों फैक्ट्स बहुत ही हाई यील्ड। सेक्शन 6, रैपिड फायर रिविजन एंड एग्जाम एंकर्स, लॉकिंग इन द डेज नॉलेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग फाइनल स्प्रिंट तक पहुंच गए हैं। अब पूरा फोकस यहां रखिए। चलिए, हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक हाई ऑक्टेन नॉन स्टॉप समरी करते हैं। वेस्ट बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट की नई स्ट्रेंथ 38, और पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। विक्रमशिला ब्रिज कहाँ है? बिहार में गंगा नदी पर। कॉटन के लिए सरकार का विजन 5F विजन, टारगेट 700+ किलो। भारत की पहली सीप्लेन सर्विस लक्षद्वीप, और यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में पहला बाहरी देश, जी हां, कनाडा। अगर आपको ये सब याद हो गया है तो आपकी तैयारी एकदम राइट ट्रैक पर है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ट्रैप्ड स्टोरी के लिए पुलित्जर प्राइज किसे दिया गया है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। कमेंट्स में जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया था, वेल डन, आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिए। और अब बारी है आपके आज के होमवर्क सवाल की। आपको बताना है कि भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर यानी मोती की खेती का क्लस्टर किस जिले में विकसित किया गया है। अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, रिसर्च कीजिए और अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई चीज़ें सीखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो ये हमारा एनालिसिस सेशन होने वाला है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम कोई नॉर्मल क्लास नहीं करने वाले। आज होगा एक हाई स्पीड करंट अफेयर्स स्प्रिंट। हम 4 मई से 10 मई 2026 तक के पूरे 50 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो भी एक सिंगल सेशन में। और टेंशन मत लीजिए, एक भी फैक्ट, एक भी डिटेल मिस नहीं होगी। सब कुछ हम लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे एकदम आसान भाषा में। लास्ट में हम एक रैपिड फायर रिवीजन भी करेंगे और मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ मेजर पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल अपडेट्स से। तो देखिए, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनके बाद कुछ बहुत ही बड़े बदलाव सामने आए हैं। सबसे पहले बात करें तमिलनाडु की, तो वहां नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर सी जोसेफ विजिब शपथ लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये टीवी के पार्टी से हैं। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे हैं। अब थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पर आते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नए चेयरमैन और MD बने हैं श्री रवि के। ये नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है। इसके अलावा 2 बहुत ही क्रूशियल रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। नीति आयोग के नए वाइस चेयरपर्सन अब अशोक लहरी जी हैं और DGCA के नए DG बने हैं वीर विक्रम यादव। अच्छा, एक और इनिशिएटिव है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट हो सकता है, पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव। इसे MDO/NR मिनिस्ट्री के तहत लाया गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इसे इंप्लीमेंट कर रहा है NEHDC। एग्जाम्स में अक्सर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पर सीधे सवाल आते हैं, तो इसे बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स और बैंकिंग सेक्टर की तरफ। सबसे पहले ना एक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। सोचिए, एक 7 साल का बच्चा, जी हां सिर्फ 7 साल, ईशांक सिंह, जो रांची झारखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच जो पाल्क स्ट्रेट है उसे तैरकर पार कर लिया है। और इसके साथ ही ये ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के स्विमर बन गए हैं।
कितनी बड़ी बात है ना। अब इकोनॉमी की तरफ आएं तो एक बड़ा बैंकिंग अपडेट है। रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया है। इन्होंने टी रविशंकर को रिप्लेस किया है। अब क्योंकि आरबीआई न्यूज में है तो इसके थोड़े स्टैटिक फैक्ट्स भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये एक मेमोरी ट्रिक की तरह काम करेगा। फॉर्मेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में। अभी करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और जैसा कि हमें पता है आरबीआई में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो रोहित जैन के अलावा बाकी 3 कौन है? पूनम गुप्ता, जीसी मुर्मू और सुब्रमण्यम। बस ये चारों नाम अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स और ग्लोबल अवार्ड्स की। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में 2 नए फुल टाइम मेंबर्स को मंजूरी दी है। ये नाम है आर बालासुब्रमण्यम और जोराम अन्याया। इसके बाद आता है बहुत ही प्रेस्टिजियस व्हिटली अवार्ड 2026। इस बार ये प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को मिला है। अब यहाँ ना स्टूडेंट्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि इसे WWF स्पॉन्सर करता है। बिल्कुल नहीं, ये अवार्ड व्हिटली फंड फॉर नेचर देता है। और आपको पता है इसे एनवायरनमेंट की दुनिया का ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। वहीं अगर हम आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो जो 57वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाला है गोवा में, उसके फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं जाने माने फिल्म मेकर आशुतोष गोवारीकर। ये अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया है। अब अपना एनर्जी लेवल थोड़ा और हाई कर लीजिए, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स में। सबसे पहले अनुग्रह नारायण दास ने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी CGDA का चार्ज ले लिया है। दूसरी तरफ 1995 बैच के IAS ऑफिसर भरत खेरा को MSME मिनिस्ट्री का नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव इंटरनेशनल इशू की। आप सब कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में तो जानते ही हैं। तो भारत जो ये यात्रा करवाता है उसके एक रूट पर नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया है। ये रूट उत्तराखंड के लिपुलेख पास से होकर जाता है। यहां मैं आपको एक बहुत क्रूशल बात बता दूं, एग्जाम में ना अक्सर लिपुलेख पास और नाथुला पास में कंफ्यूज किया जाता है। एकदम क्लियर रखिए, लिपुलेख उत्तराखंड में है और नाथुला सिक्किम में। इसके अलावा अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। चलिए अब डिकोड करते हैं हेल्थ, स्पेस टेक और एक बहुत ही प्राउड वर्ल्ड रिकॉर्ड को। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम RBS भी कहते हैं, इसका एक रीवैम्प्ड वर्जन आया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इसका एज ग्रुप याद रखना है। ये 0 से 18 साल तक के बच्चों को टारगेट करता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, जहां भारत के स्टार्टअप गैलेक्साई ने कमाल कर दिया है। इन्होंने दुनिया की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च की है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ऑप्टोसार होता क्या है? बहुत सिंपल है। इसमें 2 चीजें हैं, ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी सार। इसका मतलब यह है कि अब चाहे घने बादल हों या एकदम अंधेरा, ये सैटेलाइट एकदम क्रिस्प और क्लियर इमेजेस ले सकती है ना कमाल? और अब बात करते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की। भारत ने अपना सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। कहां? अंडमान और निकोबार के राधानगर बीच पर। यह लोकेशन याद रखिएगा, ज्योग्राफी रिवीजन के लिए राधानगर बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में ना अलग अलग फील्ड से बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, तो चलिए इन्हें लिंक करके याद करने की कोशिश करते हैं। मीडिया सेक्टर में एक बड़ा डेवलपमेंट है। प्रसून जोशी अब प्रसार भारती के नए चेयरमैन बन गए हैं। अगर बुक्स और ऑथर्स की बात करें तो एक नई किताब पब्लिश हुई है, द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसे लिखा है पैमेला पूजा कृपलानी ने। इसे अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लें। एग्रीकल्चर की दुनिया से भी एक शानदार खबर है। भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर यानी मोती की खेती का क्लस्टर झारखंड के हजारीबाग में डेवलप किया गया है। अब क्योंकि ये भारत का पहला क्लस्टर है तो ये एग्जामिनर्स के रडार पे पक्का होगा। और जर्नलिज्म में ट्रैप्ड नाम की एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी के लिए आनंद आर्खे और सुपर्णा शर्मा को प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज मिला है। अब नजर डालते हैं कुछ डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स पर। तो देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से सिम्बेक्स एक्सरसाइज इस बार भारत और कंबोडिया के बीच कंडक्ट हुई है। ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़कर ही मार्क कीजिएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत एक बड़ा कदम उठा रहा है। हम अपनी खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स वियतनाम को बेचने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने जमाइका को 10 भीष्म क्यूब मेडिकल यूनिट्स गिफ्ट करने का फैसला किया है। ये भीष्म क्यूब ना बेसिकली एकदम एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स की तरह होते हैं जो इमरजेंसी में बहुत काम आते हैं। और अब रेलवेज का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, भारतीय रेलवे के 18वें जोन का इनॉग्रेशन हो चुका है। इसका नाम रखा गया है साउथ कोस्ट रेलवे और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। रेलवे एग्जाम्स देने वालों, इस पॉइंट को तो एकदम रट लो। चलिए अब एजुकेशन और एनवायरनमेंट की बात करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की जो एजियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई हैं, उसमें भारतीय संस्थानों में टॉप पर है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ये हमेशा से ही एक टॉप परफॉर्मर रहा है। एनवायरनमेंट के मोर्चे पर भारत 1 और 2 जून को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट होस्ट करने जा रहा है।
इसकी थीम बहुत ही ज़बरदस्त है। सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इकोसिस्टम। इसमें 7 बड़ी बिल्लियों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। स्पेस सेक्टर में वापस आएं तो प्राइवेट कंपनी गैलेक्साई ने एक और बड़ा अचीवमेंट अपने नाम किया है, मिशन दृष्टि के साथ। ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। एनसीईआरटी ने स्कूल के बच्चों के लिए एक डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रशस्त 2.0। इसका मेन गोल ये है कि बच्चों में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को जल्द से जल्द पहचाना जा सके ताकि उन्हें सही समय पर सही मदद मिल सके। क्लाइमेट की बात करें तो कोलंबिया में अभी सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई। इसका पूरा फोकस इस बात पर था कि कैसे हम दुनिया को फॉसिल फ्यूल से दूर ले जाएं और क्लीन एनर्जी अपनाएं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही इनोवेटिव काम हुआ है। एऑन स्पेस लैब ने लुम्रा 5 E40 I50 लॉन्च किया है। अब ये खास क्यों है? क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा थर्मल इमेजिंग पेलोड है जिसमें जर्मेनियम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जर्मेनियम बहुत महंगा होता है यार, तो उसके बिना काम करने वाला ये कैमरा एक बहुत बड़ा टेक्निकल ब्रेक थ्रू है। हिस्ट्री और ग्लोबल डिप्लोमेसी से भी कुछ बहुत बढ़िया फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका और फिलीपींस के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, बालिकंतन 2026। अब सुनिए, हिस्ट्री का एक ऐसा फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट छप सकता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 16वीं शताब्दी का एक तेलुगु शिलालेख मिला है जिसका कनेक्शन सीधे विजयनगर साम्राज्य से है। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ स्टेट का नाम नहीं, उस जिले का नाम अनंतपुर भी अच्छे से याद रखेगा। इकोनॉमी में तमिलनाडु ने स्पाइस इंडस्ट्री यानी अपने मसाला उद्योग को प्रमोट करने के लिए सेंटर के साथ एक बहुत अग्रेसिव पार्टनरशिप की है। और मौसम विभाग की बात करें तो हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉनिटरिंग के लिए मिशन मौसम के तहत एक अर्बन टेस्ट बेड लॉन्च किया गया है। ये शहरों के अंदर के मौसम का एकदम सटीक डेटा देगा। लीडरशिप रोल्स की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के नए चेयरपर्सन बन गए हैं शशि शेखर वेम्पति। आपको याद है ना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रसून जोशी अब प्रसार भारती में चले गए हैं। बस उन्हीं की जगह पर अब CBFC में शशि जी आए हैं। ऐसी कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो सब याद रहेगा। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 80th सेशन के प्रेसिडेंट एनालिना बेयरबॉक ने हाल ही में भारत का दौरा किया था। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये नाम बहुत क्रूशल है। और भाई, एजुकेशन के फील्ड में तो भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं। दिल्ली के GD गोयनका स्कूल की साइंस टीचर सोमा मंडल जी ने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 में साउथ एशिया का टाइटल जीत लिया है। ये लिटरली दिखाता है कि हमारे टीचर्स ग्लोबल स्टेज पर कितनी बड़ी छाप छोड़ रहे हैं। अब आते हैं कुछ हार्ड डेटा और हेल्थ केयर अपडेट्स पर। यहाँ पर NCRB के 2 अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं और आपको इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध किस मेट्रो शहर में हुए हैं, तो आपका जवाब होगा दिल्ली। लेकिन अगर वो पूछें कि साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा मामले कहाँ आए हैं, तो वहां आपको बेंगलुरु टिक करना है। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने मां और बच्चे दोनों की हेल्थ केयर के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जननी। इसका फुल फॉर्म बिल्कुल मत भूलिएगा, जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नियोनेटल एंड इन्फेंट इंटीग्रेटेड केयर। और डिफेंस सेक्टर में DRDO अपने आप को और एक्सपैंड कर रहा है। वो आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में एक नया एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे साइंस फिक्शन असल जिंदगी बन रहा है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के एक मंदिर में कुछ बहुत ही अनोखा पेश किया गया है। इसका नाम है गैबी। और पता है ये क्या है? ये साउथ कोरिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट मॉन्क, यानी एक रोबोट भिक्षु। स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए भी अच्छी खबर है। दिल्ली इस साल 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को होस्ट करने वाला है। और स्पेस इकोनॉमी में तो भारत ने कमाल ही कर दिया है। स्काईरूट एरोस्पेस $1 अरब के वैल्यूएशन के साथ भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। स्पेस के फील्ड में हमारे प्राइवेट सेक्टर का ये अचीवमेंट सच में माइंड ब्लोइंग है। ओके, अब टाइम है एक सुपरफास्ट डेट्स और फैक्ट्स रिकैप का। एकदम ध्यान से सुनिएगा। 7 मई को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसके बाद आता है उद्गम पोर्टल। इसे किसने लॉन्च किया? RBI ने। वही RBI जिसके नए डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन बने हैं। देखा सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। 8 मई को था वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे। इसकी थीम बहुत ही प्यारी थी, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। और पॉलिटिक्स का एक क्विक रिमाइंडर, जैसा हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ऑफिशियली BJP लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर और मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स और रैंकिंग्स की, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान होते हैं।
3 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया और इसी दिन यूनेस्को का बहुत ही फेमस गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिलीज करता है। कुल 180 देशों की लिस्ट है ये, जिसमें भारत की रैंक 157 आई है। टॉप किसने किया? हमेशा की तरह नॉर्वे ने। और सबसे लास्ट यानी 180वें नंबर पर कौन है? इरिट्रिया। ये 4 चीजें, भारत की रैंक, टॉप देश, लास्ट देश और रिपोर्ट देने वाली संस्था, ये सब आपके टिप्स पर होनी चाहिए। हम अपने स्प्रिंट के एकदम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, तो एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में समुद्री मछली यानी मरीन फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु अब नंबर 1 पर आ गया है और गुजरात खिसककर दूसरे नंबर पर चला गया है। एविएशन सेक्टर में लक्षद्वीप ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वहां भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस शुरू हो गई है। और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव देखने को मिला है। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में हिस्सा लेने वाला कनाडा पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने 4 से 10 मई के पूरे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एकदम डीप लाइन बाय लाइन एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। सारे अवार्ड, सारे इंडेक्स, सब कुछ कवर हो गया है। और आखिर में, जैसा मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया था, ये रहा आपका फाइनल चैलेंज। मेरा आपसे एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। भारत का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा, जिसमें मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगा है, वो आखिर किस हाईवे पर लॉन्च किया गया है? अगर आपने आज के स्प्रिंट को पूरे फोकस के साथ सुना है, तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। आज कवर किए गए इन 50 टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर और इस सवाल का जवाब बताइए। इसी तरह की टू द पॉइंट और फोकस लर्निंग के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।